अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? वीकेंड आपका आई एम श्योर बहुत अच्छा गुजरा होगा। नहीं भी अच्छा गुजरा तो इट्स ओके, कभी कभी ऐसे आ जाते हैं वीकेंड्स के अच्छा नहीं गुजरता है। मेरा वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरा। मेरा नाम आयशा यूसुफ है, बाय द वे मेरे साथ इमरान हसन मौजूद हैं। बिल्कुल हाजिर हो मौजूद हैं। और ये फिजिकली जो शख्स आपको नजर आ रहा है ये खड़ा हुआ है मौजूद है। भाई आपको ऐसा नहीं सोचना कि हमने कोई एआई से काम चला लिया। एक और कौन सी होलोग्राम तो नहीं है? हाँ, होलोग्राम टेक्नोलॉजी। हाँ नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल देखिए असल में है, असल में हमारे साथ मौजूद है। वैसे जो सिचुएशन है ना आजकल, जिस तरह से बार बार बंद हो रहा होता है शहर, मुझे लगता है कि एक हमें ना घर में लगवा लेनी चाहिए वो वाली टेक्नोलॉजी, ऑगमेंटेड रियलिटी वाली। नहीं हमारी नौकरी को खतरा हो जाएगा, ऐसे नहीं। आई डोंट वांट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू टेक ओवर मीडिया। ओके, आपको फिजिकल लोगों की जरूरत है जो असल वाली मुस्कुराहटें आप तक पहुंचाए, जैसे हम पहुंचा रहे हैं। आई होप कि आपके दिन का आगाज अच्छा हुआ है। अगर तो हुआ है, अगर तो हैं आप इस्लामाबाद रावलपिंडी में, तो हो सकता है आपके दिन का आगाज डेफिनेटली अच्छा हो। उसकी वजह ये है कि आज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रस्ते हैं जो बंद हैं, खासतौर पे जो लोग इस्लामाबाद जॉब के लिए आते हैं उनको छुट्टी दे दी गई है। और शहर की हालत काफी खूबसूरत की गई है। इस्लामाबाद छुट्टी के लिए आई थी। छुट्टी के लिए नहीं आई, आप काम के लिए आई थी, तो मुझे छुट्टी नहीं दी गई। आपको छुट्टी नहीं दी गई क्योंकि आपका काम है, शायद मेमो नहीं मिला। डॉक्टर्स को भी छुट्टी नहीं है, पुलिस वालों को भी छुट्टी नहीं है, फौजियों को भी छुट्टी नहीं है, हमें भी छुट्टी। और हम भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। थोड़ा हम चौथा सुतून है भाई इस माशरे का और इस रियासत का। मीडिया इज द फोर्थ पिलर। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आपने बात की कि आपकी नौकरी को खतरा हो जाएगा अगर ऑगमेंटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई तो कोई मसला नहीं है। हम पता है ऐसे भी लोग हैं और ऐसी भी जगह हैं या ऐसे भी ऑफिसेज हैं जहां पर एम्प्लॉइज का इतना ख्याल रखा जाता है। वैसे तो हमारा भी बड़ा ख्याल रखा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऐसा ख्याल रखा जाता है कि लोग सोचते ही नहीं है कि वहां से छोड़ा जाए, ख्याल रखा जाता है। लोग छोड़ने का सोचते ही नहीं है। ये पता है कहाँ पे है कंपनी में किसकी बात करी हूँ? भारत में। इंडिया में हो सकती है। हाँ, इंडिया भारत में है, जहाँ पे मुलाजमीन को ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि वहाँ पर उनसे ज्यादा काम करवाया जा रहा है या उनको प्रेशराइज किया जाता है, ज्यादा वो स्ट्रेस में होते हैं। भारत की एक ई कॉमर्स कंपनी की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर सेल्स का टारगेट अगर आपने पूरा कर लिया है ना, यानी कि जो आपको हदफ दिए गए थे वो आपने पूरे कर लिया, तो पूरे 9 दिन की छुट्टी आपको मिलेगी। इस 9 के आगे अगर एक बड़ी ये लग जाती तो क्या हो जाता कंपनी? 90 दिन अगर हो जाते कि 9 महीने काम करते और 3 महीने छुट्टियां करते, चले कोई बात नहीं। 9 दिन आप दे रहे हैं हर टारगेट के। इसको कहते हैं रीसेट एंड रिचार्ज। दे हैव टाइटल्ड इट रीसेट एंड रिचार्ज। और 26 अक्टूबर से 3 नवंबर को ये छुट्टियां दी जाएंगी भाई इन मुलाजमीन को। एंड दिस इज अबाउट जस्ट वन कंपनी। अगर इंडियन व्यूअर्स हमारे यूट्यूब वगैरह से हमें देख रहे हो तो आप रश कर सकते हैं एंड यू कैन अप्लाई फॉर दैट कंपनी। यू नो, गो एंड पुट योर सीवीज देयर बिकॉज आपको हर टारगेट चेस करने पे मिलेगा। वो कहते हैं ना, हमारी इश्तिहारात में कहते हैं इस पे मिलेगा आपको इतने % डिस्काउंट, तो ये टारगेट चेस करने पे मिलेगा आपको 9 दिन का आराम विदाउट एनी कॉल्स मैसेजेस। अच्छी स्ट्रैटेजी है ना ये। लोग इतना ज्यादा फिर ना मोटिवेटेड होकर अपने टारगेट्स पूरे करने की कोशिश करते होंगे। बहरहाल ये छुट्टियां जो है कंपनी की जानिब से मुसलसल चौथे साल दी गई हैं, यानी 4 साल से उनकी स्ट्रैटेजी कामयाब हो रही है। आई एम श्योर उनके टारगेट्स भी पूरे हो रहे होंगे, मुलाजमीन भी खुश होंगे, जो मालकान है वो भी खुश होंगे। तो बड़ी जबरदस्त बात होने वाली है। आज की जबरदस्त टॉपिक्स भी बता देते हैं। जितनी भी कंपनियां, जितने भी सीईओज, जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हमें देख रहे हैं ना, चीफ एग्जीक्यूटिव्स, आप इंस्पिरेशन लें थोड़ी सी। चले 9 न करें, 4.5 दिन कर लें। आप कुछ तो करें ना, कुछ तो करें एम्प्लॉइज। 4.5 दिन क्या होता है? 4.5 दिन छुट्टी यार, एक दिन हाफ डे और फिर 4 दिन छुट्टी। इट्स पॉसिबल। तो ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। बहरहाल आज टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख है। हम प्रोग्राम में डिटेल्स बात करने जा रहे हैं। बहुत से लोगों ने अपने टैक्स गोशवारे जमा नहीं कराए हैं। अगर आप, अच्छा वैसे आपको बताऊं, FBR ने, मैंने अपना वो पोर्टल खोल के देखा जो FBR का है ना, बड़ा जबरदस्त मॉडर्न कर दिया। अच्छा, इजी भी कर दिया है क्योंकि आप जो कुछ व्हाटएवर यू डूइंग ऑनलाइन, आपकी जो भी ट्रांजैक्शन है वो वहां पे शो हो रही है। चाहे आप पेट्रोल डलवा रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, शो हो रही है। सो डोंट थिंक कि आप कुछ छुपा पाएंगे। बहरहाल 30 सितंबर लास्ट डे थी, लेकिन उसके बाद 14 दिन का एक्सटेंशन दी गई। अब मजीद एक्सटेंशन जो है वो नहीं दी जाएगी। पहला हमारा टॉपिक जो है वो ये होगा। इसके साथ साथ हमने बात करनी है ICO कॉन्फ्रेंस जो है वो इस्लामाबाद में होने जा रही है। बहुत से ममालिक के मंदूबीन जो है वो पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद की ब्यूटिफिकेशन भी की जा रही है। ऑलरेडी बड़ा ब्यूटीफुल है। आपने वो मजीद ब्यूटीफुल गाना सुना, दुल्हन सी सजी धरती सजा वो आसमान वाले? तो बहुत गाने भाई वो दुल्हन, पता नहीं अब अभी विजुअल्स हमारे पास है या नहीं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे। दुल्हन, ऐसी दुल्हन, मतलब मैं हैरान हो गया। इतनी ज्यादा लाइटिंग मैंने कभी जिंदगी में इस्लामाबाद में नहीं देखी। इवेंट भी खैर बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये देखे जनाब, देखे मैंने झूठ बोला? नहीं, मैं कोई झूठ बोले? लुक एट इट, नहीं झूठ बोले, ब्यूटीफुल इट है। बिल्कुल ऐसी है। बहरहाल इसके बारे में हमें डिटेल में बात करनी है। एक और बात बताऊं, आम आदमी का जाना नहीं है, लेकिन लगे हाथों आप अगर यहाँ से अपनी बारात गुजारने में कामयाब हो जाना, लाइफ टाइम अच्छे विजुअल्स आएंगे। बहुत अच्छे विजुअल्स आएंगे, नो डाउट। जिनकी आज और कल शादी है ना, उनके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। उनकी वीडियो जो है ना वो बहुत अच्छी आएगी। बहरहाल उसके बाद हमने आपकी मुलाकात करवानी है जनाब एक बड़े ही खास मेहमान से, जिनका नाम है सरबाज खान। इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। पाकिस्तान का फख्र है ये
इनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और इसके साथ साथ इमरान, आप मेरी राइटिंग देख रहे हैं? One more thing, लिखें जरा। मेरी राइटिंग देख रहे हैं? मैंने लिखा यार आपकी आई थिंक मुझसे थोड़ी बेहतर ही है, समझ तो आ रही है ना। हाँ, मेरी राइटिंग बिल्कुल खराब हो चुकी है। इससे कुछ पता चलता है कि मेरी पर्सनालिटी कैसी होगी? मुझे तो नहीं, लेकिन अच्छा एक सेकंड, ये देखें, ये सही है? ये कैसा लिखा मैंने? ये ए लिखा है। ये ए लिखा है, चलो फाइनली पढ़ सकते हैं। हम तो नहीं अंडरस्टैंड कर सकते लिखाई से किसी की शख्सियत का कैसा पता चलेगा, लेकिन ऐसे एक्सपर्ट मौजूद हैं जो आपके दस्तखत से, आपकी लिखाई से, आपकी हैंड राइटिंग से बता सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी। और हम आपको बताएंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी राइटिंग जो है वो हम बताएं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, तो आपने हाथ से कोई भी लाइन लिखकर हमें व्हाट्सएप कीजिए। ये नंबर जो है हम फ्लैश कर रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद होंगे जो आपको बताएंगे कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। तो जनाब शुरू हो जाए, भेजना शुरू कर दें। इजी वे, कुछ भी लिखिए, पिक्चर खींचिए और हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। और बाद में मिस कॉल्स मत दीजिएगा, सिर्फ ये अभी के लिए, ठीक है? अभी भेजिए, हम उनसे पूछेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी पर्सनैलिटी से आपकी हैंड राइटिंग का क्या ताल्लुक है, आप उससे क्या जान सकते हैं। सो ये सिर्फ सीधा कुछ टॉपिक से आगे भी है लॉट, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अमेरिका में एक वाकया हुआ जिसमें डाकुओं ने एक माल बरदार ट्रेन थी उसको लूट लिया, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया भी था, एट द सेम टाइम थोड़ा डरावना भी। शिकागो से एक वायरल वीडियो हुई है, इसमें 30 से ज्यादा अफराद को जो घरेलू इलेक्ट्रॉनिक आलात हैं से भरी एक ट्रेन को लूटे हुए देखा जा सकता है। विजुअल्स भी हम देख रहे हैं। अच्छा, लोग कैसे उठा के एलईडीज, बड़ी घर का सामान उठा के सामान समझ के लेके जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे आई डोंट नो जहेज का इतना कॉन्सेप्ट है या नहीं, लेकिन उन्होंने कंटेनर्स के अंदर से पूरा जो सामान है ना, जो मेरे ख्याल से किसी का जहेज होगा, किसी के घर का सामान होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ जो लोग थे ना, उनके पास इमरान असलिया भी मौजूद था। इतना कंफर्टेबल कोई डाका कैसे मार सकता है? एग्जैक्टली, आई डोंट नो, उनको पहले से पता होगा, पहले से इन्फॉर्म्ड होंगे कि यहाँ पर ये चीजें हैं। तो इतनी कंफर्टेबली तो हमारे पॉलिटिशियन करप्शन नहीं करते जैसे ये कर रहे हैं। नॉट ऑल पॉलिटिशियन। पर जुम्मे के रोज ये वाकया पेश आया जहाँ पर मालबरदार ट्रेन जो है वो इंटरचेंज पर रुकी हुई थी, और इस मौके पर बहुत से लोग, जो आपने वीडियो में भी देखा, वो आए, उन्होंने ट्रेन पर धावा बोल दिया और उनसे बास के पास गन्स भी असला भी था। हाँ, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहरहाल हमें बड़ा अजीब लगा, इसलिए आप जब भी ट्रेन पर ट्रेवल कर रहे हो, कहीं भी ट्रेन रुक रहे हैं, अपने सामान की सवारी, अपने सामान की खुद हिफाजत करें। वो शम्मा क्या वजह से रोशन खुदा करे। तो खैर, दूसरा हमारे पास इंटरेस्टिंग स्टोरी है मार्स मिशन के हवाले से। बिल्कुल, मरीख पर जाने की तरफ अहम कदम जो है वो उठा लिया गया है, और एलन मस्क की स्पेसएक्स का स्टारशिप की परवाज का कामयाब तजर्बा। अमेरिकी रियासत टेक्सास में बूस्टर रॉकेट की 70 किलोमीटर बुलंद परवाज के बाद कामयाब लैंडिंग हुई है, और तजुर्बे से चांद और मरीख पर जाने वाले रॉकेट के नाकारा हमले को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया गया है। दिस इज अमेजिंग, क्योंकि आपको पता है इमरान, जब भी पहले कोई रॉकेट ऊपर जाता था, अगर उसको वापस आना है तो उसके बाद वो खत्म हो जाता था, दोबारा नहीं उसको यूज किया जा सकता था। लेकिन एलन मस्क ने आकर कामयाब लैंडिंग भी करवाई, उसके बाद दोबारा से उस रॉकेट को, उसके मलबे को इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये हम देख भी रहे हैं। तो एलन मस्क, अच्छा आपको बताऊं, इनकी कंपनी जो स्पेसएक्स है उसके पास पहले भी ये एज मौजूद है कि इनके पास इनकी कामयाबी की रेशियो सबसे ज्यादा है, जो वापस रॉकेट को लेके आना है और फिर अब लैंड करवाने के बाद उसे काबिल इस्तेमाल बनाना इज अनदर अचीवमेंट। आई मीन, रुक नहीं रहे एलन मस्क, नई इनोवेशंस पे जा रहे हैं। स्पेस इनका ख्वाब था और अब स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और दुनिया के बहुत बड़े स्पेस के जो एसेट्स हैं वो ये होल्ड करते हैं, ये ओन करते हैं। एक और चीज एलन मस्क के बारे में, और उनका विजन चेक करें, वो कहते हैं अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपके पास स्किल होनी चाहिए, मुझे डिग्री की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो और वो फौरन से आपको बता भी देते हैं, लेकिन कुछ मामलात और कुछ वाकयात ऐसे भी होते हैं कि अगर आपको नौकरी नहीं मिली है ना, तो आपको 48 साल बाद जाके बताएंगे कि भाई आप रिजेक्टेड है, यू आर रिजेक्टेड। जरा बताइए क्या हुआ है। ये जनाब एक जबरदस्त वाकया है, नौकरी ना मिलने के ऊपर नौकरी की दरखास्त 48 साल बाद वापस, सिर्फ 48 साल बाद वापस आ गई। ये किस्सा है बरतानिया में खातून का। 1974 में वो राइडर बनने के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, दरखास्त 2024 में घर के पते पर वापस आई, और साथ में नोट लिखा था डाकखाने की जानिब से कि 50 साल ताखीर से खत पहुंचाया गया, और इसमें जारी बातें उन्हें कहा गया कि सॉरी मैम, आपको नौकरी नहीं मिल सकती। लेकिन ये देखें, लुक एट द लेटर। ऐसा हो सकता है कभी। अच्छा, उन खातून को भी देखें ना, वो बेचारी बूढ़ी हो चुकी है, वो उनको भी बड़ा मजा आया होगा ये रिजेक्शन का सुन के, कि उनको 48 साल के बाद जो है ना इस रिजेक्शन का नहीं। वैसे इसको आप टेक इट पॉजिटिव इसमें हो सकता है उन्होंने सोचा कि 50 साल लगे इनको ये सोचने में कि हम रखें कि ना रखें, रखें कि ना रखें। पॉजिटिव कैसे होगा? फाइनली उन्होंने फिर भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मतलब वो रिजेक्ट नहीं कर पा रहे थे ना, दे वर नॉट एबल टू रिजेक्ट। इतनी जबरदस्त थी वो, ऐसे पॉजिटिव
पॉजिटिव हम इसको ले सकते हैं। खैर तो ये अमेरिका की खबर थी। अमेरिका से एक और खबर है, वो भी बता देते हैं, और वो ये है कि अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने खलीज मैक्सिको में तूफान मिल्टन के बाद समंदर में फंसने वाले एक शख्स को बचा लिया है। वायरल वीडियो थी है जिसमें ये देखा जा सकता है, जो हम दिखा भी रहे हैं, कि एक शख्स कश्ती की सीट से चिमटा हुआ है और जिसकी कश्ती तूफान और तेज लहरों के बाइस खराब हो गई थी। इस शख्स को साहिल से 48 किलोमीटर दूर तलाश करके रेस्क्यू किया गया। 48 किलोमीटर अवे ही वाज फ्रॉम द शोर, और इस शख्स ने पूरी रात समंदर में गुजारी है। 135 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। 7.6 किलोमीटर ऊंची लहरों का इसने सामना भी किया, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी इमरान, और इसको बचा भी लिया गया। ठीक है। और इंटरनेशनली जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं वो बड़ी ज़बरदस्त है, और उसका एक अमली नमूना हम देख रहे हैं इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, और हमने कहा कि इस ज़बरदस्त विजुअल को आपके साथ शेयर कीजिए। जितने भी रेस्क्यू वर्कर्स हैं, जितने भी लोग रेस्क्यू करते हैं, रेस्क्यू का काम करते हैं, उनको हमारा बहुत सलाम है। एंड आयशा इज रेडी टू टेक ऑफ फॉर द वेदर, आई बिलीव। टेक ऑफ नहीं, मैं उधर को जा रही हूँ, टेक ऑफ का मतलब चलो चले मैं वेदर बताती हूँ। मूव टू द वेदर। आपका हमने जो है ना दिन की तैयारी करवानी है। दिन की तैयारी कैसे होगी? वो ऐसे होगी कि आपको मौसम के बारे में हम बताएंगे, ताकि आप पूरा दिन अपना उसके मुताबिक प्लान कर सके। इस्लामाबाद की बात करते हैं, यहाँ पर कम से कम रहेगा 16 और ज्यादा से ज्यादा रहेगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करते हैं, यहाँ पर कम से कम रहेगा 20 और ज्यादा से ज्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कराची आपको लिए चलते हैं, जहाँ पर कम से कम रहेगा 24 और ज्यादा से ज्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर की बात करें, यहाँ पर कम से कम 19 और ज्यादा से ज्यादा रहेगा 33 डिग्री सेंटीग्रेड। और आखिर में कोयटा की बात करते हैं, यहाँ पर कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तो आपने बिल्कुल तैयारी कर लेनी है, मौसम कैसा गुजरेगा। ओवर टू यू। दूसरी जानिब कराची में आज ओब्वियसली बारिश का इम्कान है, और कराची में जो महकमा मौसमियात है उसकी पेशगोई मौजूद है। कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सजावल जो साहिली इलाके भी हैं, यहाँ पे बारिश की पेशगोई है। थरपारकर, उमरकोट, मिट्टी, बदीन, यहाँ पे भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अगर सहरा में बारिश होती है, मैंने आज तक देखी नहीं होते हुए, अगर होती होगी तो कितना खूबसूरत लगता होगा सहरा के ऊपर बारिश होना। और चंद मकामात ऐसे हैं जहाँ पे गर्द आलूद हवाएं चल सकती हैं, झक्कड़ भी चल सकते हैं। दिस इज अबाउट सिंध टुडे। तो हम कोशिश करेंगे जब हम अपने वेदर एक्सपर्ट से भी बात करें तो उनसे भी हम जरा कराची को थोड़ा सा फोकस रखें कि कराची की क्या सूरत हाल है या सिंध की क्या सूरत हाल है। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। उनसे जरा जान लेते हैं कराची का मौसम कैसा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सरदार सरफराज साहब, कैसे हैं आप? बताइए जरा कराची वाले जो है वो किस तरह के मौसम के लिए तैयार रहें। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। देखिए कराची में पिछले पूरे हफ्ता भर बहुत ज़्यादा गर्मी रही, 38 से 40, यानी तकरीबन 3 दिन तो 40 के करीब टेम्परेचर, और फिर वही 38, 39 इस तरह की गर्मी रही है। आज कदरे बेहतर है मौसम। आज तो क्लाउडी वेदर है और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई है सुबह, और अभी दिन में भी क्लाउडी वेदर रहेगा जनरली, और हल्की फुल्की लाइट रेन तो नहीं कहें, ड्रिजल इस टाइप की शायद फिर हो जाए, इसका इम्कान है। और इसी तरह से जो दूसरे जनूबी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठट्ठा, सुजावल और मीरपुर खास में भी किसी हद तक, और फिर नीचे थरपारकर और बदीन, इन तमाम अजला में एक्चुअली एक आपने शायद नोट किया, एक लो प्रेशर बना हुआ था जो कि कल उसने डिप्रेशन की सूरत इख्तियार की है। अभी वो वस्ती अरेबियन सी पर मौजूद है, यानी सेंट्रल अरेबियन सी पर है, कराची से कोई 1020 किलोमीटर के फासले पर है, और उसका रुख आगे ओमान के साहिल की जानिब है। तो उसी के बायस कुछ क्लाउड्स ऊपर हमारी साइली पट्टी पे भी आए हैं, और हल्की फुल्की बूंदाबांदी जैसे कराची में हुई है सुबह। तो यूजुअली जब हल्की बारिश कराची में हो या बूंदाबांदी हो तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है अमूमी तौर पे भी, चूंकि समंदर है, वेदर ह्यूमिड रहता है। तो और अक्टूबर वैसे ही गर्म है, तो क्या ह्यूमिडिटी बढ़ रही है या बढ़ी है इससे, या कम हुई है, इसके बारे में? नहीं, एक्चुअली अक्टूबर में गर्मी तो जरूर होती है, लेकिन ह्यूमिड इतना नहीं होता वेदर। एक्चुअली अक्टूबर में विंड वेरिएबल सी रहती है, और थ्रू आउट जो है ना वो जैसे कहते हैं सी ब्रीज नहीं चलती, इसलिए ज्यादा ह्यूमिड नहीं होता। और अभी भी बहुत ज्यादा ह्यूमिड नहीं है, मेरे ख्याल में कोई वो 40-50 के दरमियान है, यानी इससे कम चल रही है ह्यूमिडिटी। जी, तो ये जो इसके बारे में भी बता दें कि अगला पूरा हफ्ता जो है कैसा रहेगा मौसम कराची का। देखिए कराची में तो अक्टूबर एक्चुअली अगेन गर्म महीना होता है, यानी मई और जून के बाद अगर आप इसके एवरेज टेम्परेचर भी देखें तो तीसरा गर्म तरीन महीना अक्टूबर होता है कराची में। लेकिन ये पिछला हफ्ता तो बहुत ज्यादा गर्म गुजरा है। उसकी वजह वही जो लो प्रेशर बना हुआ था, उसने जाहिर है सी ब्रीज पूरी अपने अंदर ट्रैप कर ली होती है, और कराची के ऊपर विंड आ रही थी उधर से सहराई इलाकों से, आपके थरपारकर थर की तरफ से, और फिर
कुछ बलूचिस्तान के सराई इलाकों की तरफ से, तो उस बाइस गर्मी बहुत बढ़ रही थी। तो आगे भी गर्मी है निस्बतन, लेकिन उतना जो बहुत शिद्दत की गर्मी थी उसमें अब कमी आ जाएगी वही, लेकिन 36, 37, 36, 37 इसी रेंज में टेम्परेचर रहने का इम्कान है अगले हफ्ता भर कराची में, कह सकते हैं। और कराची का 37 यूजुअली फील्स लाइक 42, 43, थोड़ा ज्यादा ही गर्म लगता है, मुझे तो लगता है कम से कम। और ये वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर होता है मोस्टली। थैंक यू बेहतरीन मौसम की बेहतरी की बात है सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत का आपने हमें बताया कि कराची के लोग जो है वो किस तरह से तैयारी करें, और हमारे थ्रू कराची के लोगों ने भी सुन लिया। अब हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो बाकायदा तौर पर आपकी मुलाकात करवाना शुरू करेंगे अपने इंस्पायरिंग मेहमानों से। हमारे जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम बता चुके हैं, उसके बारे में मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबसे आगे। आज का दिन जो टैक्स दहिंदगान है उनके लिए बड़ा अहम है, चूंकि हमने प्रोग्राम के शुरू में भी इसका जिक्र किया। आज अगर आपने टैक्स फाइल करना है तो कर लीजिए, क्योंकि बड़ा सीरियस है एफपीआर इस बार उन लोगों के लिए, और खास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने टैक्स जमा नहीं कराना या जो नहीं कराते इससे पहले। रिपोर्टेडली जो फाइलर ही नहीं है, और अब तो नॉन फाइलर की कैटेगरी टर्म ही कह रहे हैं कि हम खत्म कर देंगे। रिपोर्टेडली कुछ 4 मिलियन से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि फाइल कर चुके हैं। आज बहरहाल आखिरी तारीख है और अब इस बार मजीद तौसी नहीं मिलेगी। आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, जिसमें मजीद 14 दिन बढ़ाए गए और लोगों को सहूलत मिली, लेकिन अब मजमूई तौर पर रिपोर्टेडली 43,40,000 से ज्यादा टैक्स रिटर्न जमा हो चुके हैं। आयशा, जो पिछले साल की निस्बत 2 गुना है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। अच्छा है, लेकिन दिस इज आउट ऑफ 24-25 करोड़ 40 लाख, ठीक है, वो बहुत कम नंबर है। थोड़ा सा तो आगे बढ़े हैं ना इन्होंने, चाहे इसको एक धमकी कह ले कि नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म कर दी है। इस साल 4,36,713 नए फाइलर्स का भी इजाफा हो गया है। ऑल्दो ये बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट थोड़ा सा इजाफा हुआ है। आज के सेगमेंट में हमने आपको बताना है कि टैक्स जमा कराने से मुतालिक कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो जरूरी है, आम गलतियों से आप कैसे बच सकते हैं, और अगर आप फाइलर नहीं बनेंगे, आप अपने गोशवारे जमा नहीं करवाएंगे तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। हमारे बच्चे ये भी कह सकते हैं मैं बड़ा होकर फाइलर बनूंगा, मैं बड़ा होकर फाइलर नहीं बनेंगे। हमारे साथ इकरामुल हक साहब हैं, जो कि टैक्स एक्सपर्ट भी है, मईशत के एक्सपर्ट भी हैं, एक बड़ी जबरदस्त यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते भी हैं यही सब्जेक्ट। उनसे हम बात करते हैं। इकराम साहब, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? जी, आई एम फाइन, अल्लाह का शुक्र। आप थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग अस एंड आई होप यू गोना हैव अ गुड डे। आप सबसे पहले हमें बताइए, आज जो नॉन फाइलर्स हैं जो कि फाइल कर सकते हैं टैक्स बट वो नहीं कर रहे हैं, उनको लगता है कि हम सिस्टम के अंदर आ गए तो हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा, आज का दिन उनके लिए कितना क्रूशियल है इकराम साहब? जी जाहिर है, जैसे आप भी बता रहे थे कि एफडीआर इस दफ़ा बहुत सीरियस है कि वो लोग जिनकी काबिल टैक्स आमदनी है और उसके बावजूद भी वो गोशवारे जमा नहीं करवाते तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान में हर बंदा टैक्स तो दे रहा है, और ये हमें सबको बताना चाहिए कि मोबाइल के साथ वो 15% अगर आप फाइलर हैं, और अगर आप फाइलर नहीं है तो फिर 75% तक आपका एडवांस टैक्स आपसे ले लिया जाता है। तो ये बात अगर लोगों को बता दी जाए कि भाई आपने टैक्स क्लेम करना है जो आपने पे कर दिया हुआ है, और बिजली के साथ भी कई लोगों के आता है, और बहुत सी ट्रांजैक्शंस यानी कि टोटल कोई 68 है जिन्हें पाकिस्तान में विद होल्डिंग प्रोविजंस कहते हैं। मगर मोबाइल तो अब हर एक के पास है, चाहे वो उसकी आमदनी है या नहीं है। जहाँ आमदनी नहीं है वहाँ वालिदैन ने लेकर दिया हुआ है। तो मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तान में लोगों को अगर ये पता चल जाए कि सारे के सारे टैक्स पेयर हैं मगर वो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, सिर्फ ये मसला है। तो अगर सारे के सारे रिटर्न फाइल करते हैं तो मेरा ख्याल में ये तादाद तकरीबन 120 मिलियन हो जाएगी, और 120 मिलियन पाकिस्तान के टैक्स फाइलर हो जाएंगे, और फिर उसमें से 90 मिलियन के करीब रिफंड्स जो हैं वो एफबीआर दे दे उन लोगों को जिनकी काबिल टैक्स आमदनी। वजह क्या है? अगर हम सबके सभी टैक्स जो है वो पे करते हैं तो हमें फाइलर बनने में किस चीज़ का डर है? क्या हमें ये लगता है कि हम अगर टैक्स नेट के अंदर आ गए तो हुकूमत जो है बाद में हमारे एसेट्स के बारे में पूछेगी? ये चले चंद बिजनेसमैन जो है उनके लिए तो समझ भी आती है कि उनको डर लगता है, आम लोग जो हैं वो क्यों नहीं आना चाहते टैक्स नेट में? जी, एक तो उनको आगाही नहीं है कि वो सारे के सारे टैक्स पेयर हैं मगर फाइलर नहीं है, और अगर वो एक सादा एफपीआर के वेबसाइट पर चले जाएं तो एक ऐप के जरिए भी आसान तरीके से रिटर्न फाइल हो सकती है अगर आपकी आमदनी में कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स जिनकी तो कोई आमदनी नहीं है वो वैसे ही वहां जाकर रजिस्टर करवा लें अपने आप को, और एक कह दें कि मेरा कोई आमदनी नहीं है, मैं अपने वालिदैन पे डिपेंडेंट हूँ। आप देखिए आप पे आजकल कितना ज्यादा टैक्स सैलरी विद होल्ड हो रहा है, यानी कि ये हम 45% तक ले गए हैं इसकी आखिरी हद।
और फिर मोबाइल पे भी आप दे रहे हैं। तो कई तो मैं देखता सैलरी वाले लोग भी मोबाइल वाला टैक्स क्लेम नहीं करते हैं, अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताते हैं कि भाई मेरा ये भी टैक्स विद होल्ड हुआ, मेरी उतना सैलरी में से कम डिडक्शन कीजिए। तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है। दो मैं अर्ज करूं, एक तो लोगों को शऊर और आगाही देना, ये हमारा मीडिया का भी और एफबीआर का, और बल्कि मैं कहूँगा इज्तिमाई तौर पर सबका फर्ज है। और दूसरा ये कि उसको सादा बनाना प्रोसेस को, क्योंकि दुनिया में कहीं भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड टैक्स रिटर्न्स नहीं अब रखी जाती, बल्कि मैं अर्ज करूं अब तो रिटर्न्स बनकर आती हैं, उनको पता होता है कि आपके आउटफ्लोज क्या है, इनफ्लोज। और ये जो विदहोल्डिंग का फिनोमिनन है, इसको थोड़ा सा अगर मैं चाहूँ आप एक्सप्लेन करें। आप कह रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल हम एक गाड़ी लेते हैं 70-80 हज़ार रुपए, 1 लाख रुपए तक विदहोल्डिंग टैक्स देते हैं, और अगर मैं सैलरी में से टैक्स दे रहा हूँ तो वो विदहोल्डिंग टैक्स जो गाड़ी खरीदते हुए मैंने दिया या आईफोन खरीदते हुए मैंने दिया, वो मैं वापस क्लेम कर सकता हूँ एफबीआर से। जी बिल्कुल, मैं अर्ज कर रहा था कि बहुत सी लोगों की या तो आमदनी नहीं है या ऐसी आमदनी है जिस पर टैक्स फुल एंड फाइनल हो जाता है, जैसे सैलरी के ऊपर जो भी आपकी विद होल्डिंग हो जाए वो आपका एम्प्लॉयर पूरा टैक्स काट लेता है, तो फिर बाकी टैक्सेस का आपको रिफंड मिलना चाहिए। अब एफबीआर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोगों को तालीम दें और आकर एक प्रोग्राम शुरू करें, या पब्लिक जिसे हम कहते हैं ना कि मीडिया के ऊपर यही प्रोग्राम ना चलाएं कि हम डरा धमका रहे हैं कि आपको जाने नहीं देंगे, आपका मोबाइल बंद कर देंगे, बल्कि थोड़ा सा साथ लोगों को अगर ये आगाही की मुहिम शुरू कर दे और कहें भाई आप सब टैक्स पे रहे हैं, हम आपको सलाम करते हैं, बस हमने आपके लिए एक सादा रिटर्न बना दिया, आप उसके ऊपर आकर बता दें कि आपकी काबिल टैक्स आमदनी है कि नहीं। जिनकी काबिल टैक्स आमदनी नहीं है उनको तो फौरी रिफंड मिल लग जाना चाहिए उनको रजिस्टर करने के बाद, और जिनकी है उनके से सादा फॉर्म जो है, चाहे बिजनेस का एक अलहदा बना ले, सैलरी का अलहदा बना ले, क्योंकि पूरी दुनिया में एक एक पेज का फॉर्म होता है, वो जल्दी से लोग फिल कर लेते हैं, और फिर शहरी अपने आप को बहुत इसमें प्राइड फील करेंगे कि मैं टैक्स पेयर हूँ इस मुल्क का और मेरी इज्जत की गई है, और मुझसे जो है वो ऐसी ये जो बेयकीनी है अवाम और हुकूमत के दरमियान, इसका जिम्मेदार आपको कौन रखता है? क्यों हमारे मुल्क में टैक्स कल्चर जो है या फाइलर बनने का कल्चर जो है उसको शुरू से ही फ़रोग नहीं दिया गया, या इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की गई? नई नई हुकूमतें आती थी, एमनेस्टी स्कीम्स दे दी जाती थी ताकि लोगों को लाया जा सके टैक्स नेट में, लेकिन फिर भी हमें नज़र आता है कि एक बेयकीनी है। आम आदमी से आप जाके बात करें, पहली बात तो ये कि उसको पता ही नहीं होगा कि उसने किस तरह से जाकर फाइलर बनना है, उसके लिए उसको किसी एक्सपर्ट को हायर करना पड़ेगा। पहले तो ये कि इसके अंदर आसानी होनी चाहिए, दूसरा ये इस बेयकीनी को कैसे ख़त्म किया जाए कि हुकूमत जो है वो आपके भले के लिए ही चाहती है कि आप टैक्स फाइलर बने। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ट्रस्ट डेफिसिट जो है ये बहुत ही एक रियासत के अंदर खौफनाक चीज होता है। अगर आवाम को, शहरियों को अपनी हुकूमत पर ही ट्रस्ट ना हो तो किस पर होगा? अब इसमें मैं पहला अर्ज करूं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो एफबीआर की है कि वो लोगों को डराने धमकाने का कल्चर छोड़कर उनको एजुकेट करे, और पहले तो एक्नॉलेज करें कि पाकिस्तान में हर शख्स, चाहे उसकी काबिल टैक्स आमदनी है या नहीं है, वो मोबाइल यूजर के तौर पर टैक्स दे रहा है। तो इससे लोगों में एक बड़ी खुशी की लहर दौड़ेगी कि यार मैं भी टैक्स पेयर था, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं इनकम टैक्स भी दे रहा हूँ। अच्छा, लोग सेल टैक्स और इनकम टैक्स के दरमियान फर्क नहीं करते। एक बहुत बड़ा फिनोमिनन मेरे इल्म में आया, वो डेफिनेटली बीइंग एन एक्सपर्ट आपके इल्म में होगा, वो नील के ऊपर टैक्स रिटर्न्स फाइल करने का है। गांव देहातों के अंदर वी हैव हर्ड, जब कोई बुजुर्ग जाके अपना प्लॉट बेचते हैं तो बहुत सारे जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं दे गेट टू नो कि अच्छा ये इनसे जो टैक्स चार्ज करवाना है बीइंग द फाइलर वो 12% पे करवाना है, और देन दे जो एक्चुअली क्रेडिट होता है वो 3% पे होता है, और फाइल जो रिटर्न होता है वो 3% नील पे फाइल हो जाता है एक्चुअली। तो उनको नहीं पता होता कि मेरे साथ क्या हुआ। ये दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिटर्न्स हैं जो कि नील पे फाइल हो रहे हैं, उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, बट वो ये है कि फाइल हुए हैं। हुकूमत को मुतमईन होना चाहिए इस 4 मिलियन प्लस के नंबर के ऊपर, या नहीं इसकी भी फिर फर्दर स्क्रूटनी चाहिए ताकि हमारे पास प्रॉपर डाटा है इसका टैक्स का? जी बहुत दुरुस्त फरमाया आपने। 70% रिटर्न में इसमें ऐसी हैं जिनमें नील इनकम डिक्लेयर की गई है, सिर्फ वो आपने सही दुरुस्त फरमाया, जो हाई रेट ऑफ टैक्स है फाइलर का उससे बचने के लिए। और वो जाहिर है कि जिसका आपने जिक्र किया वो तो उसकी कोई काबिल टैक्स आमदनी नहीं थी। हाँ, प्लॉट की फरोख्त के वक्त कैपिटल गेन होता है और उसके ऊपर टैक्स की शरह है, मगर मैंने अर्ज किया कि हमारा जो सिस्टम है कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अगर सादा कर दे, 1 पेज रिटर्न कर दे और लोगों से जो है वो मेहरबानी और मोहब्बत से पेश आए तो सारे के सारे लोग रिटर्न फाइल कर देंगे। बल्कि वो मैं कह रहा था उसको रजिस्टर कर ले और लोगों को रिटर्न बनाकर खुद भेज दे, क्योंकि अगर आप आज एफबीआर की साइट पर जाएं तो मालूमात के नाम से एक वहाँ आइकॉन है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपने क्या क्या टैक्सेस पे किए हैं। तो जब उनके पास डेटा है और वो डेटा लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हैं तो रिटर्न बना के भेज दें, उस रिटर्न में कोई रद्दोबदल करनी हो तो लोग खुद कर लेंगे।
ठीक, मोहब्बत से यानी सारे काम हो सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा यकीनी जो है एक दूसरे के साथ मिलकर उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहिए, ताकि आवाम जो है वो यकीन कर सके कि भाई आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, करप्शन में नहीं जाएगा। ये बात कहते हुए मैं भी थोड़ी सी अजीब सी हो गई ना, ट्रस्ट की कमी है ना, लैक ऑफ ट्रस्ट है, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है इकराम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने साहब मौजूद पे हमारे साथ बात की। इकरामुल टैक्स एक्सपर्ट साथ थे। देखिए एक चीज़, आप टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं, आप रजिस्टर हो जाएंगे तो आप उस एक्स्ट्रा बहुत सारे पैसों से बच जाएंगे जो एक्स्ट्रा नॉन फाइलर होने की सूरत में आपको लगता है। और सबसे बड़ा प्राइड आपका ये कि जब ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं तो उस लिस्ट में आ जाए ना जहाँ पे आप टैक्स पेयर काउंट हो। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी तो बहुत ज्यादा ना, हमारे मुल्क में कितनी जगह ऐसी हैं या कितने लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट यूज करते हैं या जिनको पता भी है कि टैक्स फाइलिंग भी कोई चीज होती है। मुझे लगता है कि अगर थोड़ी सी एफर्ट करें तो शायद लोग समझना शुरू कर देंगे, और विद द टाइम होगा, एकदम से शायद मुश्किल हो गई हो, राइट, कि वो इतना आसान नहीं है, सब लोग नहीं समझते, हमें नहीं समझ आती बाज़ औक़ात, लेकिन कोशिश तो करें, थोड़ा थोड़ा तो अल्लाह करेगा बेहतर हो जाएगा। एक और मामला है जिनकी समझ नहीं आती कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है ना इनकी क्या है, ये क्या करना चाह रहे हैं, अभी तक नहीं समझ आ रही है आपको? नहीं समझ आ रही है, समझने की कोशिश कर रहे हैं, हर रोज समझने की कोशिश करते हैं। और हमारी पॉलिटिक्स इतनी इंटरेस्टिंग है ना इमरान, मुझे लगता है इसके ऊपर कोई फिल्म बने ना हॉलीवुड की तो ब्लॉकबस्टर होने वाली है। अच्छा, हमारी फिल्म पे, हमारी पॉलिटिक्स पे लॉलीवुड की फिल्म बन सकती है, हॉलीवुड नहीं करेगा, ये रिस्क नहीं लेगा। हम आपको फिलहाल ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है आपको पता है, एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस मौके पर तहरीक इंसाफ ने एससीओ के मौके पर एहतजाज की कॉल दे दी। मैंने ये पहले खबर पढ़ी नहीं, मैंने ये खबर सुनी, somebody told me, डिस्कस मतलब मैंने कहा यार ऐसे नहीं होना चाहिए, आई मीन ये नहीं हो सकता। देन आई थॉट कि हो सकता है भाई आपकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, अब आपको कोई रोक तो नहीं सकता, एहतजाज आपका आईनी कानूनी हक है। दुनिया भर में यूनाइटेड नेशंस का भी जब एहतजाज वो इजलास होता है तो बाहर लोग आ जाते हैं फ़लस्तीन के हक में, कश्मीर के हक में, लेकिन हाँ मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि आपका जो नेशनल इंटरेस्ट है उसमें आपके जो फैसले हैं वो आपको मलूज़े खाते रखने चाहिए, बट स्टिल इट्स योर टेक, ये आइन आपको नहीं करता है एहतजाज से। तो पीटीआई कह रही है जी हम 15 अक्टूबर को आएंगे, अगर आप हमें बानी तहरीक इंसाफ से मिलने नहीं देंगे तो हम एहतजाज करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो उन्होंने दिया है नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वो कहते हैं कि ये अहम मौका है, इस मौके पर इनको एहतजाज नहीं करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इनका वतीरा बन चुका है। 2014 का भी उन्होंने जिक्र किया और कहते हैं कि तब उन्होंने धरना दिया और चीनी सदर का दौरा मुलतवी करवा दिया था। अब एहतजाज की कॉल देकर एससीओ कॉन्फ्रेंस को सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। कौमी अहमियत का ये इवेंट है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, और इस पर अगर एहतजाज किया जाता है तो ये मुस्बत पैगाम नहीं होगा, ये भी इसहाक डार की जानिब से कहा गया। इस पर मौक़िफ़ ले लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनकी क्या पोजीशन है इस मामले पर। शुएब शाहीन साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एससीओ के मौके पर ये एक एहतजाज की कॉल दे दी गई है, 15 अक्टूबर को कहा गया है कि डी चौक में दोबारा होगा, क्या इससे आलमी सतह पर जो मुल्क का इमेज है आपको नहीं लगता वो मुतासिर होगा? नहीं जी, क्यों मुतासिर होगा? पहली बात तो यह है कि जमहूरी मुल्क में एहतजाज तो फंडामेंटल राइट हुआ करता है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने 3 अक्टूबर से पाबंदी लगा रखी है इमरान खान से मिलने पे। हमें उनकी हेल्थ और जिंदगी के मुताल्लिक तशवीश है। उनका खाना बंद किया हुआ है और उनको डॉक्टर्स की फैसिलिटी नहीं दे रहे, और उनको जो शदीद उनका इन्फेक्शन है उस हवाले से उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही, और उसके अलावा हमें पता चला उनकी बिजली बंद की हुई है, और जिस तरीके से उनको इनह्यूमन लाइफ उनके साथ कर रहे हैं, तो दैट इज द रीज़न कि जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि उनसे ना मिलना जेल मैनुअल के मुताबिक उनका एक फंडामेंटल राइट है, कोर्ट्स के आर्डर्स हैं, और उसके अलावा जेल मैनुअल के मुताबिक उनका राइट बनता है। तो वो उनकी मुलाकातें एकदम बंद कर देना, फिर आपको पता है कि जो उनका एक फोकल पर्सन है इंतजार पंजोता, उसने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की और एक रात पहले उसको उठा लिया गया और 6 दिन से वो गायब है। तो इस तरीके की जो इनकी हरकतें हैं, हमने क्या कहा है? हमने सिर्फ ये कहा है कि डॉक्टर को मिलने दें, उनकी एक बहन को मिलने दें, या एक वकील को मिलने दें, ताकि उनकी जिंदगी का मुतालिक, उनकी हेल्थ का मुतालिक हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि अल्लाह करे हमारी ये इन्फॉर्मेशन या हमारे खदशात गलत हो तो आप उनको एक डॉक्टर के देखें। ये तो इनह्यूमन चीजें हैं। एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह है और उसके साथ आप इस तरह की हरकतें करने जा रहे हैं, तो क्या हम तवक्को रखें? ठीक है, बेसिक कानूनी जो ज़ाहिर बात है जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, डेफिनेटली दे शुड बी रिस्पेक्टेड। लेकिन दूसरी जानिब आपकी पार्टी के अंदर के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि इसमें कुछ इख्तलाफात है, कुछ टूट फूट का शिकार है एहतजाज के मामले पर। जो तर्जुमान है आपके शेख वकास, वो कहते हैं कि 98% इस हक में कि एहतजाज किया जाए। हमाद ने तो ये कहा है कि मैं खुद लीड करूँगा। तो इसके हवाले से आप कुछ हमें ऑथेंटिक बता सकते हैं, बीइंग द सीनियर लीडर पीटीआई? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये हमने मशरूत एहतजाज की कॉल दी है, तो अगर हमारी शर्त पूरी हो जाएगी तो हम वापस ले लेंगे, नहीं होगी तो हम एहतजाज करेंगे। इस हद तक की सिचुएशन तो ये है।
दूसरी बात यह है कि देखें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इख्तिलाफ राय होता है जब आप किसी महफिल में, किसी मीटिंग में, किसी प्रोग्राम में, किसी जलसे में, किसी जगह बैठते हैं। तो जब आपका मेजॉरिटी डिसीजन आ जाता है तो फिर उसके बाद माइनॉरिटी फॉलो करती है मेजॉरिटी को। फूट पड़ने वाली बातें कभी नहीं होती। 4 बंदे भी बैठे हैं, उनके दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, अगर 2-3 बंदों की राय एक हो जाएगी, एक की मुख्तलिफ होगी, तो फिर मेजॉरिटी का डिसीजन तस्वर होता है ना। ये फूट नहीं पड़ी होती, इसको इख्तलाफ राय कहते हैं। किसी भी महफिल, किसी भी मीटिंग, किसी भी मजलिस में जब डिस्कशन होती है तो इख्तलाफ राय होता है। और हर मीटिंग, हर पॉलिटिकल पार्टी की जब मीटिंग होती है, जो जमहूरी इदारे होते हैं, उनके दरमियान इख्तलाफ राय। आप ये कह रहे हैं कि कोई फूट नहीं पड़ी हुई पार्टी में, सिर्फ इख्तलाफ राय है। फिर भी शुएब साहब बता दीजिएगा, क्या ऐसी कोई गुंजाइश निकल सकती है कि एहतजाज ना किया जाए और पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये अपना फैसला गैर मशरूत तौर पर वापस ले ले? देखिए, आईनी तरमीम के हवाले से हमारी तो कोई तरमीम नहीं है और कोई तजवीज़ नहीं है। हम ये कहते हैं कि इस मुल्क को निज़ाम इंसाफ को दुरुस्त सिमत में चलने दो। लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल करने के बजाय उनके हुकूक पे अमल दरामद करें। जमहूरियत को तमाशा और ड्रामा बनाने की बजाय उसको मुस्तहकम होने दें। और जो ड्यूली इलेक्टेड पार्लियामेंट हो, उनके पास ये अख्तियार होना चाहिए। ठीक है, चले आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंचा। तहरीक इंसाफ बहरहाल इस वक्त अपनी कॉल पे मौजूद है। तहरीक इंसाफ ने कॉल दे रखी है कि नहीं भाई 15 तारीख को हमने एहतजाज करना है। इससे पहले भी तहरीक इंसाफ जो नेशनल इंटरेस्ट के मुख्तलिफ मामलात हैं उसके ऊपर पॉलिटिक्स करते आई है। वंस अगेन आई रिपीट, एहतजाज करना आईनी तौर पर उनका हक है, लेकिन अगर आप नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो उसमें शायद थोड़ा सा आपको एक सेकंड थॉट देनी चाहिए। बट स्टिल इट्स योर डिसीजन। देखते हैं क्या मामला सामने आता है। फिल वक्त ये साजगार नहीं है। आपको लगता है कामयाब रही है अभी तक? मेरे ख्याल में नुकसान हुआ है। इसहाक डार ने कल भी कहा है कि इसमें इसका पीटीआई को भी नुकसान होगा, उनकी लीडरशिप को भी नुकसान होगा। अब तक तो कोई फायदा नहीं हुआ पीटीआई। बिकॉज़ वी स्टिल रिमेंबर 2014 में जो धरना हुआ था, एट द एंड 126 दिन के बाद उनको किस तरह से जाना पड़ा। उनकी कोई भी एजुटेशन आज तक कामयाब नहीं हुई। उनको कोई कामयाबी उसमें जो है हासिल नहीं होती। बहरहाल वो तो कहते हैं कि उनको बड़ी कामयाबी मिली थी। खैर, देखना यह है कि अब उनकी ये वाली स्ट्रैटेजी कामयाब होती है या नहीं होती। अब हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ अहम टॉपिक्स हमारे पास हैं, कुछ अहम मुलाकातें हमने करवानी है। एक ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे। स्टे विद अस। सबसे आगे में कहेंगे आपको एक मर्तबा फिर से खुशामदीद। अब हमें आपकी मुलाकात करवानी है एक बड़े ही ख़ास मेहमान से, लेकिन उस मेहमान से मुलाकात कराने से पहले मैंने सोचा एक छोटा सा पैगाम। हमारे पास ये प्लेटफॉर्म मौजूद है, तो वाई नॉट अगर लोग हमें देखकर 1 या 2 शख्स ही अपनी थिंकिंग बदल ले तो कितना अच्छा हो जाए। पहली बात तो ये कि जितने लोग जो मैसेज, हम बेसिकली बेटी और बेटी के एजुकेशन पे बात करने लगे हैं। पहली बात ये कि जितने लोग इसकी एडवोकेसी करते हैं ना और इसके हक में, आप सबको हमारा सलाम है। आई बिलीव आप जिंदगी का बेहतरीन फैसला कर चुके हैं अगर अपनी बेटी के ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहा यह जाता है कि जब आप एक बेटी को पढ़ाते हैं ना तो आप एक कौम को पढ़ाते हैं, क्योंकि ख़वातीन की तालीम इस माशरे की तरक्की के लिए नहायत ज़रूरी है। वी ऑल नो दैट। और लड़कियों की तालीम न सिर्फ एक इनफरादी तरक्की का ज़रिया है, बल्कि बिल्कुल मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि पूरे मुल्क की खुशहाली, तरक्की की कुंजी भी इसी में पूरे मुआशरे के लिए बेहतर है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लड़कियों की प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल तक तालीम में हम नुमाया कमी देख रहे हैं इमरान। और ख़ास तौर पर 10 से 12 साल की उम्र की बच्चियाँ जो हैं उनका स्कूल छोड़ना एक बड़ा मसला बन गया है। हमें बहैसियत कौम तालीम को फ़रोग़ देने के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, इस पर तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि तालीम याफ्ता ख़वातीन न सिर्फ मईशत के अंदर फ़ाल किरदार अदा कर सकती हैं, बल्कि अपनी फैमिलीज़ की बेहतर सेहत के लिए सिनफी इम्तियाज़ को चैलेंज करने की सलाहियत भी उनके अंदर आ जाती है, कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ जाता है। और मैं अपनी अम्मी की बड़ी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं एजुकेशन से बहुत भागी हूँ, स्टडीज़ से बहुत भागी हूँ, और अम्मी मुझे मार मार के स्कूल भेजती थी। वो कहती थी कि अगर तुमने नहीं पढ़ना ना तो इससे बेहतर है तुम मर जाओ। राइट नाउ आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने मुझे पढ़ाया। वैसे अम्मियाँ तो गुस्सा करती हैं, ऐसे कहती हैं ना, एक्चुअली जब आप नहीं पढ़ते ना तो आप तकरीबन इस माशरे के अंदर एक मुर्दा की सी हैसियत आपकी ऐसे होती है, बिकॉज यू कैन नॉट प्ले योर रोल। और हम क्या करते हैं, हम आजकल जिस तरह के फैमिली डिसऑर्डर्स चल रहे हैं, ब्रेकअप्स के मामले चल रहे हैं, शादियों के बाद हमारी बच्चियां परेशान हो जाती हैं, खुदा न खास्ता अगर फैमिली के अंदर कोई मसला हो जाए। इसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि आपने अपनी बच्ची को एम्पावर ही नहीं किया उस मुश्किल वक्त के लिए। आज अगर पढ़ा लेंगे, कल वो अपना बोझ बर्दाश्त करने के काबिल होगी तो बोझ बनेगी नहीं ना। जो कहते हैं कि बेटियों को इसलिए नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि ना फिर वो आंखें दिखाने लगती हैं और उनको अपने हुकूक का पता चल जाता है, तो वो अपने बेटों से ज्यादा आंखें तो नहीं दिखाएंगी जब भी, कम से कम। बहुत पुरानी बात है। बहरहाल अपनी बेटियों पे इन्वेस्ट करें, उनको जरूर पढ़ाएं और उनको एम्पावर करें ताकि वो कल आप पे बोझ ना बने, खुदा ना खास्ता किसी भी जिंदगी के चैलेंज को खुद से उससे नंबर आजमा हो सकें। ये हमारा आज का मैसेज है। और एक और ऐसे शख्स हैं जो कि नंबर आजमा हो रहे हैं चैलेंज से, और पाकिस्तान के क्या कहना चाहिए कि एक फ्लैग बेरर हैं दुनिया भर में। उन्होंने पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया और वाकई बुलंद किया, सबसे टॉप पे ले गए झंडे को। सबसे टॉप पे ले गए हैं।
और वो उनका नाम है सरबाज खान। सरबाज खान जो कि हीरो हैं, वो पहले पाकिस्तानी बन चुके हैं जिन्होंने दुनिया की तमाम 14 चोटियां जो हैं, जो 8000 मीटर से बुलंद हैं, उन तमाम को सर कर लिया। उन्होंने एक भी नहीं छोड़ी। ताज़ा तरीन कामयाबी में सरबाज खान ने 8027 मीटर बुलंद शीशा पंगमा चोटी को सर किया और इस चोटी को सर करने के बाद वो दुनिया के उन चंद को पैमाओं में शामिल हो गए हैं जिन्होंने ये एजाज हासिल किया। भाई वो कहा था ना, दश्त तो दश्त, सहरा भी ना छोड़े हमने। यहाँ पे सहरा तो नहीं, दश्त तो दश्त, पहाड़ भी ना छोड़े हमने। और इन्होंने ये खुद चढ़ गए पहाड़ों के ऊपर और क्या जबरदस्त, ये एक ब्रांड है एक्चुअली। सरबाज अब एक ब्रांड बन चुके हैं व्हेन इट कम्स टू द माउंटेनियरिंग। पाकिस्तान के अंदर खुद भी ये जाते हैं, कई चोटियां सर करते हैं। 12 चोटियां तो ऐसी, उसमें इन्होंने ऑक्सीजन ही नहीं ली, यूज ही नहीं की। आप उमूमी तौर पर, मुझे एक दफा सिंदूर जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ पे आपका सांस रुकता है बाकायदा तौर पर। यू हैव टू वॉक स्लो, इवन आप तेज चलेंगे क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी चोटियां, इतनी ऊंची चोटियां इन्होंने बगैर ऑक्सीजन के सर की। कौमी हीरो हैं जी हमारे, और अब भी रुक नहीं रहे हैं, मुख्तलिफ एक्सपीडिशंस का भी हिस्सा रहते हैं। एक किचन बॉय से कौमी हीरो बने हैं, वो एक किचन बॉय से कौमी हीरो कैसे बने, ये सफर कितना मुतासिर कुन है और कैसे हुआ, इस सब पे हमने बात कर। हमारे साथ वो मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सरबाज खान ने हमें ज्वाइन कर लिया। सरबाज, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आई एम श्योर। ये बताइएगा कि इस तरह से एक किचन बॉय से आप एक माउंटेनियर बने और एक बहुत बड़ी फहरिस्त है जिसके अंदर आपका नाम आ गया, आगाज़ कहाँ से हुआ? मैंने स्टार्ट की थी मिशन 2017 में नंगा पर्वत ऑटम एसेंट से, जो कि दुनिया की पहली ऑटम एसेंट थी और जो कि 2 अक्टूबर को किया था। और अभी जो मैं दुनिया की 14वीं हाईएस्ट पीक है माउंट शीशा पामा, वो दुनिया की और 14वीं हाईएस्ट पीक है, उसको मैंने 4 अक्टूबर को क्लाइम करके। चोटियां सर करना भी सरबाज समझ आता है कि आपने सर कर लिया, माउंटेनियर हैं, प्रोफेशनल है माशाल्लाह, लेकिन बगैर ऑक्सीजन एडवेंचरस तो है ही लेकिन बहुत खतरनाक है, ये एक बड़ा कारनामा है। इसके हवाले से भी बताइए, नेक्स्ट मिशन के बारे में भी बताइए हमें। मेरा मिशन समिट 14 में एक जो अलग टच देता है वो हो विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट गाइड या विदाउट शेरपा के जिसको कहते हैं। तो मैं ऑलरेडी 12 कर चुका हूँ विदाउट ऑक्सीजन और 2 मैंने विद ऑक्सीजन की है, वो मौसमी हालात और उसकी वजह से। तो मैं इंशाल्लाह 2025 में मेरा प्लान है कि वो मैं कर लूँ 2 पीक्स, जो कि अन्नपूर्णा, जो कि नंगा पर्वत के बाद जिसको ख़तरनाक माउंटेन कहा जाता है, माना जाता है, और उसके बाद माउंट कंचनजुंगा। ये मेरा प्लान है कि मैं नेपाल में इंशाल्लाह 2025 की स्प्रिंग में ये 2 पीक्स कर लूँ। और पाकिस्तान की जो क्लाइंबिंग जो वो है उसको मैं थोड़ा और डिफरेंट टच दे दूँ, ताकि दुनिया में अभी 60+ हुए हैं जो कि 14 मिशन, जिसमें विद ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन दोनों शामिल है। लेकिन जब मैं विदाउट कर लूँगा ये 2 पीक्स, तो इंशाल्लाह मैं दुनिया के उन 15 से 18 लोगों में नाम हमारा आएगा, पाकिस्तान का नाम आएगा, कोर्स मेरा नाम आएगा, जो कि विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट। अच्छा ये बताइए सरबाज के कोह पैमाई जो है इसके अंदर ज़्यादातर नाम जो हम देखते हैं वो मर्द हजरात जो है ना उनके देखते हैं। ख़वातीन के अंदर आपको कैसा एप्टीट्यूड नज़र आता है? क्या वो इस तरफ आ रही हैं? आपको लगता है कि वो भी इंटरेस्ट ले रही हैं? क्या ट्रेंड है? अगर देखा जाए पिछले 3-4 साल से ख़वातीन का रुझान इस एडवेंचर टूरिज़म की तरफ और ख़ासकर क्लाइंबिंग की तरफ बढ़ गया है। पहले देखा जाए तो नाइला हमारी समीना बेग जो हुंजा की है वो ही कर रही थी। अभी लास्ट कोई 2-3 साल से जिस तरह नाइला कियानी है जिसने दुनिया के 11 पीक्स एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा और तकरीबन 11 पीक्स कर ली उसकी। और अभी सुल्ताना जो कि हुंजा से ताल्लुक़ है उसका भी, उसने भी इस साल एवरेज से K2 कर ली। तो बहुत से लोग अभी डाउन से भी आ रहे हैं। अनम उज़ैर है लाहौर की, तो माशाल्लाह बहुत ऐसे ख़वातीन का रुझान इस तरफ आ रहा है जो कि एक मुस्बित वो साबित हो सकती है। You're right सरबाज। हमें मेरा बल्कि अनम से एक इंटरव्यू में बात करने का भी इत्तेफाक हुआ। पहली चोटी उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ जाके सर की थी और दूसरी उन्होंने खुद से की। तो एक बड़ी ज़बरदस्त एक्सपीडिशन रही। इस पर भी कभी इन डिटेल्स, बल्कि अनम को लेके आएंगे किसी दिन, उनसे भी बात करते हैं। खैर सरबाज, एक तो ये कि मुख्तलिफ चोटियाँ मुख्तलिफ ममालिक के अंदर आपने सर की हैं। एक तो मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि आप डिफरेंस क्या फ़ील करते हैं सहूलियात को लेकर, या फिर अगर हम माउंटेनियरिंग के ओवरऑल फ़रोग़ के हवाले से बात करें, इसमें कितना फ़र्क है दूसरे ममालिक में और पाकिस्तान में अब तक? जहाँ तक डिफरेंस का सवाल है बिटवीन, अगर हम अपने नेबर कंट्रीज़ लेते हैं, नेपाल में जहाँ पे 8000
थाउजेंडर्स कोई 7 है, या तिब्बत चाइना में, तो हम सिर्फ नेपाल को ही ले लेते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमारे पास सिर्फ उसका पोटेंशियल नहीं है 8,000 मीटर से बुलंद, हमारे पास 6,000 और 7,000 मीटर के इतने पीक्स है, जो कि कुछ वर्जन भी है, जो भी कुछ अनक्लाइंड भी है। अच्छा। तो हमें बाहर के कंट्रीज़ के क्लाइंबर्स को लाने के लिए हमें सही अंदाज में अपने पॉलिसीज़ को, जो टूरिज़म की पॉलिसीज़ है, उनको पुख्ता बनाने की ज़रूरत है। वो स्टार्ट होती है क्लियरेंस से। एक बंदा जब पाकिस्तान आता है तो उसको लगते हैं तक उसको क्लियरेंस के हवाले से। अच्छा, आपने पोटेंशियल की बात की सरबाज के, इतना पोटेंशियल बहुत है, तो कोहपेमाई, माउंटेनियरिंग की बात करें या एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात करें, इन शोबों के अंदर आपको पाकिस्तानियों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि बड़ा खूबसूरत है, बड़े बड़े K2 पाकिस्तान के अंदर है और बड़ी ऐसी चोटियाँ जो पाकिस्तान के अंदर है, तो डेफिनेटली उस तरफ लोग जो है जाना भी चाहते हैं। इसमें आपको कितना पोटेंशियल नज़र आता है? अगर देखा जाए तो इस साल मैं कुछ ग्रुप्स को हैंडल कर रहा था, लाइक 17 मिलियन मैंने ही पे किया गवर्नमेंट को। तो इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर देखा जाए तो इस चीज़ को ज़रा हम सीरियस ले लें और एडवेंचर टूरिज़म में इसके ऊपर काम करें तो बहुत बेहतर हो सकता है पाकिस्तान में और पाकिस्तान आने वाले। अच्छा, इसमें अगर हम डॉक्यूमेंटेशन या सर्टिफिकेशन की बात करें इंटरनेशनली, तो आई बिलीव देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स। पाकिस्तान में वी हैव हर्ड कि इस बारे में पहली बार काम हो रहा है माउंटेनियर्स की सर्टिफिकेशन को लेकर। इस पे क्या डेवलपमेंट है, आपके पास क्या इन्फो है हमारे लिए? तो जहाँ तक ये सर्टिफाइड गाइड्स के हवाले से हमारे लोकल स्पॉन्सर्स है जो कि हमें स्पॉन्सर कर रही है, तो हम 3 इस वक्त पाकिस्तान से मिस्टर अब्दुल, सुहेल एंड सेल्फ, मैं ख़ुद, तो हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये एक बहुत ज़बरदस्त एक पाकिस्तानी क्लाइंबिंग कम्युनिटी में एक चेंजिंग आएगी, और इसके बाद फिर हम दूसरा और तीसरा भेजेंगे। तो ये अगले 4-5 साल में हमारा प्लान है कि 15 से 20 ऐसे सर्टिफाइड गाइड हो हमारे पास हो, जो कि हमारा अपना एक एसोसिएशन हो, और उसके थ्रू फिर हम बाहर से लोगों को लाए ट्रेनिंग्स के लिए, और हम वही कोर्सेज हम पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी और बड़ी अच्छी बात है कि इसके ऊपर काम भी हो रहा है। अच्छा, ज़रा ये बता दें, अक्टूबर के साथ आपका क्या रिश्ता है? बड़ा अहम है, क्योंकि मैंने सुना है कि अक्टूबर से ही आपने जो है स्टार्ट किया था, पहला जो इन्होंने माउंटेन क्लाइंब किया था, पहला जो समिट किया था वो अक्टूबर से ही था। इसके अलावा आपकी क्या रग़बत क्या है? वेदर मे बी ज़रा बताइए, अक्टूबर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? जहाँ तक अक्टूबर का महीना है, मैंने क्लाइंबिंग जो स्टार्ट की, या मेरा जो पहला पीक है मिशन समिट 14 का 2 अक्टूबर 2017 को मैंने नंगा पर्वत, जो कि किलर माउंटेन कहा जाता है, और अली मरहूम के साथ, अली मोहम्मद अली सातपारा मरहूम के साथ मेरा पहला पीक वो रहा। उसके बाद उसके बाद मैंने मिशन समिट 14 अनाउंस की। तो अभी मैं आया हूँ, मेरा जो लास्ट 14 पीक है माउंट शीशपामा, वो 4 अक्टूबर को, यानी 2 अक्टूबर और 4 अक्टूबर मेरे लिए बहुत लकी है। और उसके दरमियान में जो 3 अक्टूबर आती है वो मेरा शादी का दिन है। तो 3 अक्टूबर 2015 को मैंने शादी की थी। तो 1 2 3 4 अच्छा, ज़बरदस्त बात है। अक्टूबर के जो महीना है मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है भाई। तमाम मर्द हज़रात सुन ले, वो शादी अक्टूबर में उन्होंने की, उसको लकी कह रहे हैं वो। आप परेशान हो जाते हैं कि क्या कर दिया हमने। ऐसे जैसे मेरी शादी भी अक्टूबर में हुई थी, फ्रैंकली स्पीकिंग। सो अक्टूबर इज गुड। आई मीन अच्छा मौसम है, बहुत सी चीज़ों को बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि वेदर थोड़ा मॉडरेट मिलता है, तो शायद इसलिए। और कोपैमाई के लिए भी शायद अच्छा होता है। क्विकली सरबाज, बहुत सारे यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, बहुत सारे कोपैमा हैं जो आपको जो कोपैमाई करना चाहते हैं, मे बी नए आने वाले। एनी मैसेज, एनी सजेशन देम? अगर देखा जाए तो आप जो भी काम कर रहे हैं, वो क्लाइंबिंग हो, वो आपका जो भी शोबा हो, आप अगर अपने उस शोबे के साथ मुखलिस होकर काम करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसका आपको आउटपुट ज़रूर मिलेगा। तो अपने काम के साथ सिंसियर रहें,
ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वी बिलीव अल सुबह हमने सरबाज से आपकी मुलाकात करवाई। एक शरोज काशिफ है हमारे ब्रॉड बॉय, वो भी नहीं रुक के दे रहे हैं और उन्होंने अब तो अपनी बाकायदा आई बिलीव वो कोई ट्रेनिंग और एकेडमी और एडवेंचर क्लब शुरू कर दिया, ट्रेन करें लोगों, वो भी लाहौर से। अच्छा, इतने माउंटेनियर्स हमने अपने नाजरीन से मुलाकात करवाई है, मेरा भी दिल करने लगा जाने। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, इंटरेस्टिंग बात शहरोज की और अनम की है कि ये दोनों लाहौर से हैं। ये लोग जो सरबाज या दूसरे जो माउंटेनियर्स हैं, ये चूंकि उस माहौल से सिंक्ड होते हैं ना, ऑलरेडी क्लाइमेटाइज्ड होते हैं, इनकी थोड़ी दोस्ती ज्यादा होती है, तो लाहौर से या इधर से जाना फिर क्लाइंब करना, आई थिंक ये भी बहुत बड़ी बात है। तो सब लोगों को जाना चाहिए भाई, एनीबडी कैन, आप हिम्मत तो करें, करने की कोशिश करें। हर कोई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम थोड़ी है जो पंक्चर हो जाएगी और फिसल जाएगी, ऐसे थोड़ी है। गुस्सा मत निकालें आप, प्यार प्यार से ना अपना गुस्सा इसके लिए आप मुझे चुप रखें, बस सिर्फ आप खबर दें। मैं खबर दे देती हूँ। खबर तो खैर क्या है, वो अपने नाज़रीन को पता ही होगा कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट जो है वो कल से शुरू होने जा रहा है और दोनों टीमें जो एक और खेलेंगे, एक और खेलेंगे। और परेशान नहीं हो, हमने कुछ तब्दीलियां भी की हैं और तब्दीलियां अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। भाई पॉजिटिव बोलते हैं टीम के लिए, इंशाल्लाह अच्छा होगा। पॉजिटिव एकदम से मेरे में पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो पॉजिटिव खबरें आ रही हैं क्योंकि एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका हमने आगाज में जिक्र किया था और ट्रैफिक प्लान है वो भी तरतीब दे दिया गया है ताकि जो इस्लामाबाद के शहरी हैं उनके वो गाना नहीं चल सकता, वो दुल्हन सी सजी धरती नहीं चल सकता। अच्छा, आई डोंट नो, पता कर लेते हैं। चल जाता तो अच्छा था, वो इतनी जबरदस्त तरीके से सजाया गया, दिन में शायद इतना नहीं पता चलता। म्यूजिक का सुनने का दिल कर रहा है और रात को जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। खैर, एक तो ये थोड़ा रूट के हवाले से आपको बताएं, जो ट्रैफिक प्लान है उसके मुताबिक आज से मुकम्मल रूट्स लग जाएंगे। शहरियों को ज़रा एक्सप्रेस हाईवे की जानिब से गैर ज़रूरी सफ़र करने से इज्तनाब करने की हिदायत की गई है। ट्रैफिक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है या उस पर भी हम बात करेंगे और मजमूई तौर पर जो 15 एक हेल्पलाइन है उस पर रब्ता किया जा सकता है रूट्स को लेकर के क्या सूरत है। FM 92.4 से भी आप इस्तेफादा कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस के एससीओ के इनेकात में शहरियों से ताउन की अपील। तो शहरी जो है वो थोड़ा सा आपको सब्र करना है, यहाँ पर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है और अगर ये अच्छे से हो जाएगी तो आपको पता है पाकिस्तान के लिए भी फायदा होगा और हमारे लिए भी फायदा होगा। एक ब्रेक लेते हैं जी, कहीं आपने जाना नहीं है, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सुबह से आगे में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। क्योंकि हमने ब्रेक पे जाने से पहले भी जिक्र किया था, वो तो ट्रैफिक प्लान का था। आप 15 पे कॉल करके ट्रैफिक प्लान जान सकते हैं, लेकिन अब हम इन स्पेसिफिक बात करते हैं एससीओ इजलास के हवाले से। बहुत बड़ा इवेंट है, ऑलमोस्ट तकरीबन 27 साल के बाद एक बड़ा इवेंट पाकिस्तान करने जा रहा है जिसमें चीन है, रशिया है, ईरान है, इंडिया है। यहाँ से वफूद पहुँचना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर और मुख्तलिफ वस्त एशियाई ममालिक हैं, इसके सरबराहान हैं, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान में। हाँ, दैट्स बिग। और इस तारीखी इजलास के पेश नजर जी इस्लामाबाद शहर को एक बार फिर दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। वी रिमेंबर पहले जब बड़े बड़े इवेंट्स होते थे, इतना खूबसूरत ये शाराए दस्तूर मुझे तो इससे पहले नहीं लगी। प्लानिंग इज गुड, ओवरऑल लुक बहुत जबरदस्त है और आप खास तौर पे अगर रात को जाए, आम आदमी को जाने नहीं देते, हमें थोड़ा जर्नलिस्ट होने का ये लिवरेज मिल जाता है कि हम जा सकते हैं। इट लुक्स ब्यूटीफुल आयशा, बहुत अच्छा लग रहा है। चौक चौराहे जो है वहां पर खूबसूरत मुजस्समे भी रखे गए हैं, चारों तरफ रोशनियां हैं और ऐसा लग रहा है अगेन जो आपने बात की कि दुल्हन की तरह सजा दिया गया है इस्लामाबाद को। इस ब्यूटिफिकेशन के बारे में कुछ मजीद बात कर लेते हैं, कहां कहां कैसे कैसे तैयारी की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन सीडीए मोहम्मद अली रंधावा साहब। रंधावा साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। जी, ये जो इजलास होने जा रहा है एससीओ इजलास, इसकी ब्यूटिफिकेशन मुहिम जो है इसके बारे में जरा बताइए हमारे नाज़रीन को। हम तो एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन जो इस्लामाबाद के बाहर के लोग हैं पूरे मुल्क में जो देख रहे हैं, जरा बताइए क्या क्या काम किया गया है। जी थैंक यू सो मच। एक्चुअली हमने इस्लामाबाद की अपलिफ्ट का और इस्लामाबाद की ब्यूटिफिकेशन का जो प्राइम मिनिस्टर साहब का डायरेक्टिव था और जिसको मोहसिन नकवी साहब ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर फॉलो कर भी रहे हैं, खुद विजिट्स भी करते हैं। इसके अंदर हमारा प्लान भी है कि इस्लामाबाद को एक इंटरनेशनल कैपिटल की तरह हमने अपलिफ्ट करना है। इसके अंदर तमाम डेवलपमेंट के जो एसेंशियल प्रोजेक्ट्स है वो लेके आने हैं, सिटीजन्स वेलफेयर के जितने प्रोजेक्ट्स है वो लेके आने हैं और ओवरऑल ब्यूटिफिकेशन के ऊपर हमें काम करना है। फिर हमारी चूंकि एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो हमारी जो प्रेफरेंस थी इसके जो सारे वीवीआईपी रूट्स हैं, जो हमने अपने गेस्ट को, इंटरनेशनल गेस्ट के जितने भी आ रहे हैं उनको वेलकम करने के लिए जितनी एफर्ट हो सकती थी वो सीडीए की टीम ने की है। यहाँ पे मैं ये जरूर बताता चलूँ कि सीडीए के साथ साथ पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, स्पेशली आर्मी, रेंजर्स और एफसी सब मिलकर एज अ टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। हम इसका इस्लामाबाद का जो ब्यूटी का और जो इसका पीसफुल एनवायरनमेंट का जो इम्प्रेशन है वो इंशाल्लाह हम इसको मेंटेन रखेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि हमने जो हमारा वेन्यू है जिना कन्वेंशन सेंटर,
उसको हमने लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ और मॉडर्नाइज टेक्निक्स के साथ उसको हमने अपग्रेड कर दिया है और नाउ इट्स रेडी टू होस्ट फॉर एनी इंटरनेशनल इवेंट। और दिस एससीओ कॉन्फ्रेंस वी आर प्राउड एंड वी आर ऑनर्ड कि इस्लामाबाद के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसके पूरी टीम जो है वो दिन रात मेहनत कर रही है। अच्छा, उमूमी तौर पे ये जो रेनोवेशंस होती हैं ये बड़ी अच्छी लगती हैं हमें, खास तौर पे हम अगर एक्सप्रेस वे की बात करें, कुछ दिन पहले मेरा गुजर हुआ, मैंने एक्सप्रेस वे के जो अंडर पासेस थे वहाँ पे टाइल्स लगते देखी, तो मुझे बीइंग जर्नलिस्ट ये पता लग गया कि कोई बड़ा विजिट होने वाला है या कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अभी बाद में क्यों कर रहा हूँ कि बड़े इवेंट के ऊपर तो हम चीज़ें ठीक करते हैं, लेकिन जो ही इवेंट गुजरता है फिर शायद उसकी ना तो वो केयर की जाती है, या कम से कम फैजाबाद से उधर तो हालात बहुत ही नासाजगार हो जाते हैं, इधर फिर भी थोड़े बेहतर रहते हैं। एक तो बीइंग चेयरमैन सीडीए, जो कि आपको ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, इस पॉलिसी के ऊपर कोई काम आप कर रहे हैं कि ये खूबसूरती जो हमारी आंखों को अच्छी लगती है ये अच्छी लगती रहे, ये वहाँ पे रहे, ना कि किसी इवेंट के लिए और फिर खत्म हो जाए बाद में? देखिए, आपने नोट किया होगा, हमने डिफरेंट ना एलिमेंट्स लगाने शुरू किए हैं। वो एलिमेंट्स बेसिकली होता है कि किसी भी ब्यूटिफिकेशन की कैंपेन के ऊपर ना, किसी भी चौक के ऊपर, सड़क के ऊपर आपने एक फोकस पॉइंट पे लेके आना होता है, सबको नजर को लेके आना होता है। ये आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हमने इसको स्टडी किया और फिर इस तरह हमने डिफरेंट एलिमेंट्स लगाए हैं। और वैसे भी आपको बताओ, अपलिफ्टिंग ऑफ इस्लामाबाद के अंदर जो हमारे ब्रिजेस हैं, जो हमारी रोड्स हैं, उसके जहाँ पे कारपेटिंग होने वाली थी वो कर रहे हैं, और जो ब्रिजेस के अंदर लाइट्स वगैरह है ये अब नॉर्मल रूटीन का हमारा हिस्सा रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमने इस्लामाबाद को डिजिटाइज करना शुरू कर दिया। आपने शायद नोट किया होगा कि इस्लामाबाद के अंदर अब डिजिटल स्टीमर्स जो हैं वो लेके आ रहे हैं और बहुत सारी जगहों पर लगने शुरू हो गए हैं। हमारा उसका बड़ा पॉजिटिव और बड़ा अच्छा उसके ऊपर हमें फीडबैक आया है। एक तो वो जो प्लास्टिक के हम जो स्टीमर्स लगाते थे उससे हमारी जान छूटी है, अब ये एनवायरमेंट फ्रेंडली डिजिटल स्टीमर्स होंगे, इसके ऊपर पब्लिक अवेयरनेस के मैसेजेस भी होंगे, इनफैक्ट कोई एडवर्टीजमेंट भी अगर कोई करता है वो भी करे। और इससे जो हम पैसे कमाएंगे वो सारे के सारे उसी ब्रिजेस पे, उसी पोल्स पे, उसी रोड्स के ऊपर और सिटीजंस ऑफ इस्लामाबाद की ओवरऑल जो है वेलफेयर पे और मेंटेनेंस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंड होंगे। सो वी हैव टू basically balance the expenditure along with the revenue. Our assets would be used to earn the revenue, and that revenue would be used for spending on those assets. Assets means हमारी bridges, हमारी roads, हमारे poles, हमारी सड़कें, और उसी को हमने ब्यूटीफाई करना है। देखिए ना, ओवरऑल अगर इंप्रेशन आपका किसी शहर का अच्छा पड़ जाए और उसकी साफ सुथराई हो, अभी आपको पता है कि हम आगे जो है इस्लामाबाद कैपिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इस्लामाबाद के अंदर लेके आ रहे हैं, और हम इसका सारा जो सॉलिड वेस्ट है हम विद इन द 2 to 3 months हम इसको आउटसोर्स भी कर देंगे अलॉन्ग विद द थर्ड पार्टी चेक। तो हमने वी हैव टू मूव टूवर्ड्स क्वालिटी एंड टूवर्ड्स जो है परफेक्शन, उसके ऊपर हमने काम किया हुआ है। सही। इसके साथ ये भी बता दीजिए रंधावा साहब के सिक्योरिटी के लिए कैसे इंतजामात जो हैं वो किए जा रहे हैं। डेफिनेटली वजारत दाखिला जो है वो इस सिलसिले में कर रही है सारा काम, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि ब्यूटिफिकेशन तो हो रही है, उसके साथ साथ हमारे लिए सिक्योरिटी भी बहुत बड़ा मसला है, तो उसके मामले में क्या इंतजामात हैं? जी बिल्कुल, इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने खुद भी इसके ऊपर काफी मीटिंग्स ली हैं और रात को भी हमसे अपडेट ली हैं। बीइंग अ चीफ कमिश्नर, दिस इज माय प्राइम रिस्पांसिबिलिटी दैट we work like a team and we have to provide the security and peaceful environment for the citizens of Islamabad, not only for the citizens but also for all our guests who are visiting Pakistan and Islamabad in particular. इसके लिए हमारे पास आर्मी की भी जो है वो पूरा का पूरा आर्मी की प्रेजेंस यहाँ पे है, रेंजर्स हमारे पास है, एफसी हमारे पास है, पुलिस है, फिर हमने इनको सिंक कर दिया है, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट्स बाकायदा इनके साथ सबके साथ बैठ के बनाए हैं, और वी वर्क लाइक अ टीम। इसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की बजाय हमने एज अ टीम के तौर पर इस दफा इस्लामाबाद में सबकी एंगेजमेंट्स करवाई है और ऑपरेशनल लेवल पे। You mentioned शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर, कि जी उनका विजन है। आई मीन क्या एक्सपेक्ट करे और अवाम शहबाज शरीफ साहब के विजन को लेकर, इस्लामाबाद की ब्यूटिफिकेशन, कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स को, लेकिन एक मेरा बड़ा और प्राइम कंसर्न इसके साथ है कि एक आम शहरी, जब आप कैपिटल को इस हद तक सिक्योर करने के लिए तो अलग बात है, लेकिन कुछ रास्ते, कुछ सड़कें ऐसे हैं जहाँ तक उसकी जब एक्सेस नहीं होती ना तो खुद से कटा हुआ महसूस करता है, अलग महसूस करता है, खास तौर पर जो इक़्तिदार के एरियाज, जैसे हमारे पार्लियामेंट हाउस है, हमारे प्रेसिडेंशियल एरियाज है, शराय दस्तूर है। तो इस बात को भी आप मलूज़े खातिर रख रहे हैं आने वाले वक्त में कि इस्लामाबाद जितना खूबसूरत होता जाए, इतना आम आवाम से कटता ना चला जाए, आम आवाम लिंक रहें कि हमारा कैपिटल है, एनीवन एट एनी टाइम कैन कम हियर, कैन सी इट एंड एंजॉय। जी मोस्ट वेलकम, एनीवन एट एनी टाइम कैन कम एंड विजिट एंड सी द ब्यूटी ऑफ इस्लामाबाद एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लामाबाद नंबर 1।
दूसरा ये प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शंस पे और उनकी वो डेली बेसिस पे आपको पता है कि मैं फॉलो अप बहुत ज्यादा होता है इंटीरियर मिनिस्ट्री से भी, तो हमने ट्रैफिक पुलिस को कहा है, उन्होंने अपना पूरा ट्रैफिक प्लान भी कर दिया। हमारे जो इस वक्त देखे ना, देयर आर टू थिंग्स। वन थिंग इज दिस एससीओ कॉन्फ्रेंस, उसके लिए हमने वीआईपी जो वीवीआईपी रूट्स हैं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, रेड जोन है, हमने तो उसे प्रोटेक्ट करना ही करना है डेफिनेटली। उसके अंदर तमाम पब्लिक को अभी तो नहीं कर सकते ना, जिसने वहां पे जाना है उसकी एक स्पेसिफिक एंट्री होगी, वो एक पर्पस के लिए एंट्री होगी। However, आफ्टर दिस, ये 2 दिन की बात है, आफ्टर दिस हर सारी सड़कें कभी भी किसी के लिए भी बंद, जो मर्जी आए पब्लिक के लिए, जिसमें सिक्योरिटी एलिमेंट इन्वॉल्व ना हो और जो प्लान आप बता सके मीडिया पे, इन जो सरबराहान आ रहे हैं इनका इस इजलास के अलावा भी कोई एक्टिविटी इनके लिए प्लान की गई है? जैसे उम्मीद तौर पे कोई म्यूजिकल नाइट होती है, कोई कल्चरल विजिट्स होते हैं, ऐसा कुछ है या नहीं? ये फोकस सिर्फ इस दौरे पे रहेगा अदर देन सिक्योरिटी कंसर्न जिससे ना हो? आप अगर कुछ बता सकें हमें। जी, हमने बेसिकली देखें हर मिनिस्ट्री का अपना अपना रोल है। इंफॉर्मेशन एंड कल्चर मिनिस्ट्री इसके अंदर लीड कर रही है और वो अलॉन्ग विद द टूरिज्म मिनिस्ट्री जो है इनको सारी जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वो भी, और सेकेंडली जो हमारा कल्चर, हमारा जो रिच हेरिटेज है वो उसके जो ग्लिम्सेस हैं वो उसके ऊपर इनके साथ उन्होंने काफी हद तक अरेंजमेंट्स की हुई है और वो उसको पूरा का पूरा एक परफेक्ट मैनर के तौर पे इसको हम पोस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ट्रैफिक प्लान भी इशू हो चुका हुआ है, हमारी सारी मार्केट्स खुली हैं। आप देखें इस्लामाबाद के अंदर हमारे ट्रेड यूनियंस, हमारे मार्केट्स और हमारे जितने भी सिविल सोसाइटीज हैं, एनजीओ, सब मिलकर अपनी अपनी जो बिल्डिंग्स है उसको लिट अप कर रहे हैं। हमारे पास इतने ज्यादा रिस्पांस आ रहा है और कॉर्पोरेट सेक्टर इस दफा सबसे बढ़ के रिस्पांस कर रहे हैं। देखिए जब इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस इतने अरसे बाद इस्लामाबाद और पाकिस्तान में होती है तो ओवरऑल इकोनॉमी में इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो वी आर होपिंग के इन नॉट ओनली नाउ बट आफ्टर दिस कॉन्फ्रेंस ओवरऑल इतना अच्छा इंप्रेशन आता है और आएगा इंशाल्लाह ताला कि हर बिजनेस शहरी जो है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। थैंक यू सो मच मोहम्मद अली रंधावा, चेयरमैन सीडी हमारे साथ मौजूद है। इस्लामाबाद को किस तरह से ब्यूटीफाई किया जा रहा है, आम शहरी जो है वो किस तरह से इसमें हिस्सा ले रहे हैं, इसके बारे में वो हमसे बात कर रहे थे। और आपने जो सवाल किया, आप ये पूछना चाह रहे थे कि काम के साथ साथ एंटरटेनमेंट का इंतजाम किया गया है या नहीं किया गया हमारे मेहमानों के लिए। भाई तो भारतीय आ रहे हैं, मिनिस्टर आ रहे हैं, तो हमने जरा उनको भी तो एंटरटेन क्या करना है, इन्फॉर्म करना है कि पाकिस्तान इज अ पीसफुल नेशन एंड कंट्री और हमारा कल्चर भी उतना ही रिच है, जबरदस्त है। जितना आप वो नेगेटिविटी बहुत फैलाता है ना इंडियन मीडिया हमारे बारे में, तो जरा उसको उसकी नफी करनी है हमने। दैट्स व्हाई इतने प्यारे विजुअल्स हम खास तौर पे आपके लिए लेकर आए। अब पॉजिटिविटी की बात हो रही है तो कुछ और पॉजिटिव आगे चलें, कुछ और पॉजिटिविटी की बात करनी है, मजीद जो पॉजिटिव लोग हैं उनसे आपकी मुलाकात करवानी है। वैसे आप मैरिड है माशाल्लाह, आपकी मुलाकात कैसे हुई थी हमारी भाभी से? मेरी ये तो मैंने आज तक भाभी को भी नहीं पता कैसे ये मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताएंगे। दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल, बट या आजकल बहुत सारे मीडियम्स हैं जिससे आपकी आई मीन पार्टनर से आपकी मुलाकात होती है। एक बहुत खूबसूरत जोड़ी से इस वक्त आपकी मुलाकात करवानी है, उनसे हम ज़रूर जानेंगे। ये ऐसी जोड़ी है जो जिनका एक शौक था और वो शौक उनको लाइफ पार्टनर बना गया और वो शौक था रॉक क्लाइंबिंग का, आई बिलीव वॉल क्लाइंबिंग का। बिल्कुल, और जिंदगी की हर मुहिम में अब वो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। हम बात कर रहे हैं लाहौर से ताल्लुक रखने वाले ईमान और यूनिस की। ईमान भट्टी और मोहम्मद यूनिस चौधरी की पहली मुलाकात वॉल क्लाइंबिंग के दौरान हुई थी, जैसे कि इमरान ने बताया। और इस खेल में उनकी दोस्ती परवान चढ़ती गई और इतना परवान चढ़ी कि शादी हो गई। खास बात यह है कि इन्होंने अपने जो मुख्तलिफ मेमोरेबल फोटो शूट्स हैं उनके लिए भी इसी शोबे का इंतखाब किया। आप देख भी सकते हैं वैसे इस ड्रेस के अंदर, दिस इज वेरी टफ। शरारा गरारा पहन के जो है ना, सीरियसली मैं रुक नहीं सकता इनसे ये पूछे बगैर। जल्दी से हम जाएंगे, हमारे साथ दोनों ही मौजूद हैं। आप पहाड़ों की चोटियों, वॉल क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग हो, इनका शौक भी है और साथ साथ जाहिर बात है वो पैशन इनको एक दूसरे के करीब लाया है। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। हम इनसे जरा गपशप करते हैं। थैंक यू वेरी मच यूनुस एंड ईमान, हाउ आर यू गाइस? गुड, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग अस। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। भाई अब आप ये तो हमें पता लगी गया कि कैसे क्या इंटरेक्शन था, क्या बेसिकली म्यूचुअल इंटरेस्ट था जो आपको एक दूसरे के करीब लाया। यू हैव बिकम लाइफ पार्टनर्स। लेकिन हम चाहते हैं आपकी कहानी थोड़ी सी आपकी ज़बानी अगर हमें पता चले, हाउ इट हैपेंड। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये है कि शौक़ मुझे था, हाइकिंग का था और पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने का था। मेरा काम एजुकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो मैं स्क्रीन देख देख के थक जाता था, तो मैं
हर दूसरे दिन जो है वो नॉर्थ निकल जाता था ताकि मैं नेचर को एंजॉय करूं। तो ईमान से मेरी मुलाकात एक मेरी फ्रेंड की, हमारी कॉमन फ्रेंड है, उनकी बर्थडे पे हुई। तो वो इनके घर पे फंक्शन था, तो उधर मैं चला गया। उस टाइम पे इत्तफाकन मैं लाहौर में ही था और हमारी मुलाकात हुई पहली दफ़ा। तो पहली मुलाकात में तो कोई बात नहीं बनी, लेकिन ये दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई और उन्होंने इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया कि ये भी ऐसी चीज़ों में कुछ करना चाहती हैं। अब बहुत से लोग हैं वो इंटरेस्ट एक्सप्रेस जरूर करते हैं लेकिन करते पहली मुलाकात में बात नहीं बनी, लेकिन यूनुस ये बताइएगा आपने कोशिश की थी कि बात बन जाए पहली मुलाकात में? मैंने कोशिश की थी, इन्होंने मुझे भाई बना दिया था। तो पहली मुलाकात में तो ये हुआ था। यूनुस भाई, पाकिस्तान के बहुत सारे लड़कों का ये मसला है, आप जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं, लेकिन हाँ जी, वो फिर देखिए ना, हिम्मत नहीं आ रही। जी कंटिन्यू करें यूनुस। हिम्मत नहीं आ रही तो नहीं, इन्होंने भी बड़ा साथ दिया है। फिर इन्होंने एक तो इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया और मैंने इनको बताया कि इस तरह मैं एक्सरसाइज करता हूँ और वॉल पे जाता हूँ। तो जब हमारी मुलाकात थी तो ईमान बाय प्रोफेशन एक पेंटर हैं और आर्टिस्ट हैं, तो ये 14-14 घंटे एक ही जगह पे बैठ के अपनी पेंटिंग्स बनाती थी। तो उस तरह से शौक था लेकिन स्पोर्ट ही नहीं थी। तो फिर इन्होंने आना शुरू किया वॉल पे, हमारी दोस्ती शुरू हुई। हमने वॉल कॉम्पिटिशंस में अपनी फैमिलीज़ को मिलवाया और रोज़ शाम को हम साथ प्रैक्टिस कर रहे होते थे अपनी जॉब्स के बाद। मतलब तो हम ये लें कि अगर आप एक ही काम कर रहे हैं, यूनुस और ईमान एक ही काम करें और आप सिंगल हैं, तो उस काम को थोड़ा सा चेंज करें, हो सकता है कोई बात बन जाए, वो पार्टनर मिल जाए। पार्टनर मिल जाए। ईमान, एक तो ये कि इनका अपना आना तो चलें, वो तो एक पर्सनालिटी इम्पैक्ट होता है, अच्छा बुरा जो भी हो, लेकिन मैं अगर इस शोबे के हवाले से जो ये कर रहे थे खासतौर पे वॉल क्लाइंबिंग या रॉक क्लाइंबिंग, एक तो मुझे थोड़ा सा खैर बता भी दीजिए, क्या मैं इसको मिला लूँ तो ठीक है, या दोनों फर्क है? नंबर 1। नंबर 2 ये कि इस स्किल का आपकी जिंदगी में आना आपके लिए कैसा था? आप आर्टिस्ट तो थी पहले, लेकिन इसका आना कैसा था? जी मुझे बचपन से शौक था एडवेंचर स्पोर्ट्स के। फैमिली ट्रिप्स पे जाते थे तो मैं हमेशा जेट स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, इस तरह की एडवेंचर स्पोर्ट्स करती थी। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में हमारी सोसाइटी ऐसी कि लड़की के लिए ट्रैवल करना, ट्रैकिंग करना, कैंपिंग वगैरह करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं जब यूनुस से मिली थी, मुझे एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई थी कि हाँ इकट्ठे मिलके मैं भी कर सकती हूँ। उसके अलावा मुझे बहुत शौक़ है पाकिस्तान की ब्यूटी एक्सप्लोर करने का और उस तरह की जगह पे जाने का जहाँ कोई और ना गया हो। तो वो इकट्ठे मिलके फिर अब हमारा गोल है कि हम इस तरह से करें। जी, तो आपका पहले सवाल का जो जवाब है ना वो ये कि वॉल क्लाइंबिंग और रॉक क्लाइंबिंग सेम है, मोर और लेस सेम ही है। जहाँ पे आपके पास दीवार नहीं है, जिस तरह मरगलाज में आप जाते हैं रॉक क्लाइंबिंग के लिए, जहाँ पे आपको प्रॉपर ग्रेनाइट और फिक्स लीड्स मिलती हैं, तो उनके लिए प्रैक्टिस के लिए वॉल अच्छी होती है। तो हम लकी हैं कि हमारे घर के पास वॉल थी जहाँ पे हम जा सकते थे, प्रैक्टिस कर सकते थे। लाहौर में चंद ऐसी वॉल्स कंस्पायर कर रही थी आप दोनों के लिए कि आप दोनों जो है ना वो मिल जाएं, सब कुछ करीब करीब मौजूद था। ये खुद कर रहे थे। बहरहाल उन्होंने मैनिफेस्टेशन उनकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि ये सचमुच हो गया। जरा ये बताइए, ये जो फोटोशूट की कहानी है ये क्या है, और ये क्यों आपने सोचा कि शादी का फोटोशूट जो है वो आपने वॉल क्लाइंबिंग करते हुए करने? और ईमान, आपको मुश्किल नहीं हुई वो शरारा गरारा जो आपने पहना हुआ था उसके अंदर वॉल क्लाइंबिंग करते हुए? मुझे क्लिफ हैंगर का सीन लग रहा है। मुश्किल तो बहुत था। पहली बात ये कि आइडिया हमें आया था क्योंकि हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, बिकॉज हमें एडवेंचर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो हम उस तरह के अकाउंट्स फॉलो करते हैं, ऐसा कंटेंट देखते रहते हैं। तो हमने देखा कि बाहर के बहुत से लोग ऐसे अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहन के कर रहे हैं, माउंटेन्स पे जा रहे हैं, रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं अपनी शादी के कपड़े पहन के। और हमने देखा कि साउथ एशिया में कोई ऐसा कपल नहीं है जिसने ये किया हो। तो उस तरह से ही हमें इंस्टाग्राम पे मोस्टली पोस्ट वगैरह देख के ये आइडिया आया और हमने सोचा कि हम ये अच्छा, मेरे लिए इसमें इंटरेस्टिंग एलिमेंट, आपकी तस्वीरें तो हैं ही, ये फोटोग्राफर किसी दूसरी दीवार पे चढ़ा था, उसने कैसे ये पोजेस लिया? आई मीन बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ जी, वो फोटोग्राफर्स भी हमें बड़े एडवेंचर से मिले थे, उन्होंने भी साथ साथ चढ़ के, ये बाकायदा 8 घंटे का शूट था और हमें लगा था कि बस हम पोज करेंगे, लेकिन ये हमारी रेगुलर एक्सरसाइज से भी ज्यादा टफ निकला क्योंकि बार बार हमें ऊपर चढ़ाते थे शॉट लेने के लिए। होना चाहिए जो उड़ते उड़ते शॉट्स ले रहा हो। अच्छा यूनुस, ये बताइएगा, क्वेश्चन आप क्या पूछ रहे थे? जी कंटिन्यू करें ईमान। सॉरी, मैं बस मुश्किल होने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने जा रही थी कि जो मेरा लहंगा था ना वो नेट का था नीचे से, तो वो बहुत ज़्यादा पाँव के नीचे आ रहा था, स्लिप हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था।
तो वो काफ़ी हमने वर्क अराउंड करके उसको पता नहीं कैसे हम उसमें हार्नेस वगैरह स्टफ करके हम चढ़ गए थे। और जो फोटोग्राफर था उनको भी इस तरह एडवेंचर स्पोर्ट्स और उनका शौक था, तो वो भी चढ़ गए थे कैमरा लेकर साथ। क्या आपने एंजॉय किया बहुत ज़्यादा। अगेन यूनिवर्स कंस्पायर कर रही थी। ऐसे लोग भी आपको ऐसे मिल रहे हैं जिनको आपके जैसे शौक है। फाइनली यूनिस, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, एक जैसे शौक आपके रिलेशनशिप को क्या इसने बेहतर किया है? लाइक जो देख रहे हैं लोग, अगर उनके एक जैसे शौक होंगे तो आपको लगता है कि उनका रिलेशनशिप मजीद मजबूत होगा? देखें, हमारे भी बहुत सारे कपल्स फ्रेंड्स हैं, हर किसी का जो है वो एक जैसा शौक नहीं होता। कहीं हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपने इंटरेस्ट रखते हैं बट वो एक साथ हैं और खुश हैं। हमारे लिए ये रहा है कि जो हमारे शौक थे वो अलाइन करते थे, तो उसकी वजह से हमने अपनी लाइफ को और उस तरह से प्लान करना शुरू किया कि हम रोज़मर्रा की जो रूटीन है उसको तो चले हम चलाते ही हैं, बट जो हमारा पास टाइम है उसके अंदर हम क्या करते हैं। तो जिस तरह लोगों को बाहर जाके रेस्टोरेंट्स में एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का या शादी सेलिब्रेट करने का शौक है, हम जाके कोई चोटी सर करके आ जाते हैं। तो शादी के फ़ौरन बाद हमने एक 4500 मीटर की थी, अभी 2 साल की हमारी एनिवर्सरी हुई है, तो हमने 6000 मीटर पी की है जो कि टेक्निकल थी। और अभी बर्थडे के लिए, अभी मेरी बर्थडे गुजरी थी तो हम देवसाई में गए थे, हमने 2 पीक्स की थी 5000 मीटर्स की, जिसमें से एक बिरला पीक है जिसमें हम फर्स्ट कपल एवर हैं टू क्लाइंब द पीक, और दूसरी जो है वो कम्प्लीटली अनक्लाइम्ड माउंटेन था, कोई भी उधर नहीं गया हुआ। तो एक लिहाज से ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती है, हम एक लिहाज से बहुत अच्छा आइडिया भी आपने दे दिया है उन शौहर हजरात को जिनकी बीवियां ये गिला करती हैं। आप तो माशाल्लाह स्मार्ट फिट हैं दोनों, जिनकी बीवियां गिला करती हैं ना, आपने मुझे इस बर्थडे पे कोई तोहफा नहीं दिया, तो उनको ले जाए देवसाई, जरा थोड़ी हाइकिंग कराएं अगली बर्थडे पे, तो दोबारा नहीं पूछेंगे अगर शौक दे तो। बहुत शुक्रिया ईमान, यूनिस, आप दोनों बहुत प्यारे हैं। अल्लाह मियां आपको ऐसे ही खुश रखे और ऐसे ही आप बड़ी बड़ी चोटियां जो है ना वो सर करते रहें, और हम आपको बुलाते रहेंगे अपने शो में और आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे अपने नाज़रीन से। बहुत शुक्रिया, आप दोनों वक्त निकाला, हमसे मुलाकात की, कितने प्यारे हैं यार, है ना। और बड़ा दिलचस्प, बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है भाई, शूट का भी इंटरेस्टिंग है। फोटोग्राफर भाई आपको अब नहीं ला सके, कोशिश करेंगे आप भी आए किस दिन, बताएंगे शॉट्स लिए कैसे आपने, मैं तो अभी तक वहीं फंसा हुआ हूँ। एंजॉय कीजिए जी कि जिंदगी जीने के लिए बहुत थोड़ी है, गुजार सब रहे हैं, आप इसको जीना शुरू कीजिए। हम एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, वी हैव अ लॉट टू शेयर विद यू। वेलकम बैक। अब हम एक बड़ी ज़बरदस्त, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के समहाउ फार फॉलोंग एरिया से ज़्यादा है, डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा है। हम USAID की बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ मिलकर मुख्तलिफ मुल्क के जो हिस्से हैं यहाँ पे वो तरक्याती मनसूबे मुकम्मल कर रही है। न सिर्फ ये तालीम के शोबे से मुताल्लिक हैं बल्कि इसमें सेहत का शोबा शामिल है, इसमें भी खिदमात फराम कर रही है। बल्कि इसके साथ साथ अगर मैं मज़ीद एलेबरेट करूँ तो पानी है, सफाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और कई ऐसे अहम मनसूबे हैं जिस पर USAID और पाकिस्तान मिलकर गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं। बिल्कुल, खास तौर पर जैकबाबाद की अगर हम बात करें, वहाँ पर साफ पानी की फराहमी के लिए काम किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में काम किया गया है। सिंध में सड़कों का जो आपको पता है बहुत बड़ा मसला है, वहाँ पर उन्होंने काम किया है। पुलों की तामीर की गई है और ऐसे बहुत से इकदाम किए गए हैं जिसने आवाम की ज़िंदगी के अंदर बेहतरी जो है उसको फ़रोग़ दिया है। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे USAID के उन मनसूबे की जो पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइज़र शाहिद महमूद साहब। आज हमारे साथ वो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे आप? सबसे पहले तो किन ग्राउंड्स पर USAID काम कर रही है, ज़रा इसके बारे में बता दें। कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपका फोकस है? सबसे पहले शुक्रिया टाइम देने का, ताकि हम एक्सप्लेन कर सकें USAID इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान। मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से काम हो रहा है, जिसमें तालीम का शोबा है, हेल्थ का शोबा है, ज़राअत का शोबा है, वाटर एंड सैनिटेशन जिसे हम म्यूनसिपल सर्विसेज कहते हैं, जिसमें पीने का पानी, सीवरेज का निज़ाम, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के हवाले से काम है, और इसी तरह एनर्जी का जो सेक्टर है उसमें भी काफ़ी काम हो रहा है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, पिछली 2 दिहाइयों में काफ़ी काम हुआ है इन तमाम सेक्टर्स में, और हमारे काफ़ी सारे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो आप चाहें तो उनको देख भी सकते हैं। और अभी हम गुफ्तगू जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के तौर पे कुछ प्रोजेक्ट्स बताऊंगा कि जो हमारे बेसिकली सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स हैं या हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आवाम की ज़िंदगियों पे इन प्रोजेक्ट्स का जिनका आप तस्करा कर रहे हैं या फर्दर आगे हमने करना है, कितना असर पड़ा है अब तक, क्या रिस्पॉन्स है आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पर हमें कुछ बताइए। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे एजुकेशन सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें स्कूलों की तामीर हुई थी, और उसमें मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ।
अराउंड 2010 अगर आपको याद पड़ता हो, स्वात और उसके इलाकों में दहशतगर्दी के काफ़ी मसाइल पैदा हुए थे, जिसके ख़िलाफ़ फिर एक ऑपरेशन किया गया था। उसके नतीजे में जो स्कूल्स थे उस इलाके में, वो बहुत सारी एक ऐसी तादाद थी जो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए थे। तो बाद में जब सर्वे किए गए तो तकरीबन 119 स्कूल ऐसे थे कि जो तबाह हुए थे, और तमाम के तमाम वो स्कूल जो थे USAID ने टेकअप किए। तालीम का निज़ाम मुकम्मल रुक चुका था, उन स्कूलों में बच्चे जो थे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। उन तमाम स्कूलों की असर नौ तामीर की गई, और तमाम के तमाम जो बच्चे हैं, तकरीबन 50 से 60 हज़ार स्टूडेंट्स ऑन एन एनुअल बेसिस उन स्कूलों से आज मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसी तरह अगर सेहत के हवाले से मैं आपको सिग्नेचर प्रोजेक्ट बताता हूँ, JPMC जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची, बहुत बड़ा नाम है कराची में। वहाँ पे जो ख़वातीन के लिए मैटरनिटी वार्ड्स वगैरह थे वो आउटडेट हो चुके थे, खस्ता हाल थे। तो वहाँ पे USAID ने जाके उनकी असर नौ तामीर की, और ना सिर्फ मैटरनिटी वार्ड बनाया बल्कि एक फिस्टुला सेंटर भी वहाँ पे बनाया जो एग्जिस्ट नहीं करता था पूरे सिंध में। ये तकरीबन 180 बेड पे मुश्तमिल फैसिलिटी है। इससे पहले जब हम वहाँ गए भी थे तो हमने देखा कि खस्ता हाल वार्ड से एक मरीज़ को एक जगह से ले जाने में और दूसरी जगह ले जाने में, ख़वातीन को सड़कों पे स्ट्रेचर में ले जा रहे थे, बेपर्दगी हो रही थी और अजीब से ज़रा हालात बने थे। तो हमने ये किया वहाँ पे जाके कि हमने असर उस पूरी जगह का लेआउट जो है हमने ठीक किया, नए बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए, उनको आपस में ब्रिजेस के ज़रिए कनेक्ट किया, एलिवेटर्स का हमने उसमें इजाफा किया, जिसके नतीजे में जो एक्सेस था, पेशेंट्स का फ़्लो था, वो सारा इम्प्रूव हुआ। अगर आप आज उसको जाके देखेंगे तो आप देखेंगे क्लीन इन्वायरमेंट है, वेल ऑर्गेनाइज्ड, पेशेंट्स जो। अच्छा शाहिद साहब, जिन इलाकों का आप जिक्र कर रहे हैं जहाँ पर काम किया गया है, क्या यहाँ पर बिल्कुल भी पहले से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था? कितनी इम्पोर्टेंस है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की, ज़रा इसके बारे में बताइएगा। जो अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ थे बेसिकली, ख़ास तौर पे जैसे फाटा का एरिया था, वो भी दहशतगर्दी के काफ़ी जो ऑपरेशंस हुए और मुख्तलिफ़ किस्म की उसमें मसाइल रहे, तो उसके नतीजे में काफ़ी तबाही उन लोगों ने देखी, और जो उनका रहन सहन का तरीक़ाकार था वो डिस्टर्ब रहा। तो वहाँ पे USAID ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है। वहाँ पे हमने रोड्स के ऊपर काम किया है, वहाँ पे हमने पावर सप्लाई इम्प्रूव की है, मुख्तलिफ़ विलेजेस को हमने ग्रिड से कनेक्ट किया है। इसके अलावा वहाँ पे जो स्कूलों की तामीर है वो इस वक्त जारी है, और इंशाल्लाह वो अगले साल तक ये काम भी हम मुकम्मल कर लेंगे। तो अंडर प्रिविलेज जो एरियाज़ हैं जहाँ पे आमतौर पे तवज्जो नहीं दी जाती, वो भी हमारा एक फोकस एरिया है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अर्थक्वेक रिहेबिलिटेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है कंपोनेंट। वी नो कि इसमें भी आपने काम किया, एक तो इस हवाले से थोड़ा सा हमें बताइए, और साथ ही इन सारे प्रोजेक्ट्स के हवाले से आपके जो गोल्स हैं वो किस हद तक अचीव हो पाए हैं, इस बारे में भी थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें। अर्थक्वेक सन 2005 में जब आया था तो एक तकरीबन 70,000 लोग जो थे उसमें फौत हुए थे, और पब्लिक सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज हुआ था, और पब्लिक सेक्टर का भी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ था। तो एरा एक महकमा बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने एरियाज़ डिफ़ाइन किए थे कि कौन सा डोनर किस एरिया में काम किया था। तो USAID के हिस्से में ज़िला मानसेरा खैबर पख्तूनख्वा में, और बाग डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में। ये दो डिस्ट्रिक्ट थे जो हमें असाइन हुए थे कि जिसमें हम रिकन्स्ट्रक्शन का काम करें। तो वहाँ हमने फिर रिकन्स्ट्रक्शन की थी, स्कूल्स की भी, बेसिक हेल्थ यूनिट्स की भी, और एक तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल भी हमने बनाया था दीरकोट में, जो कि बाग डिस्ट्रिक्ट कश्मीर का है वहाँ पे। तो पहला स्कूल जो था वो फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द अर्थक्वेक पे हमने डाडर, एक गांव है ज़िला मानसेरा में, वहाँ पे बॉयज़ हाई स्कूल जो था उसकी हमने तामीर की थी, और वज़ीर आज़म जो थे उस वक़्त शौकत तरीन साहब थे मेरे ख्याल में, तो उन्होंने इसका इफ्तिताह भी किया था। अच्छा, और शाहिद साहब ये भी बताइएगा कि लोगों का मयार ज़िंदगी बेहतर करना जो है वो डेफिनेटली प्रायोरिटी है, और मकसद भी यही है कि लोगों की ज़िंदगी, स्टैंडर्ड्स लोगों की ज़िंदगी के बेहतर हों। अभी तक आपने किस हद तक इस गोल को अचीव किया है? लोगों के पास जब आप जाते हैं, बात करते हैं, आपको वो चेंज फील होता है कि उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आई है? इन इलाकों में जानने के लिए कि क्या असर पड़ा है लोगों की ज़िंदगी में,
ज़ाहिर बात है वहाँ पे जाके लोगों से बातचीत करने की ज़रूरत है, वहाँ से डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको कराची में JPMC की मिसाल दी, तो वहाँ मुख्तलिफ बिल्डिंग ब्लॉक्स बने हैं और फिर एक ये मैटरनिटी वार्ड का भी ब्लॉक बना हुआ है। तो ये सब लोगों को पता है कि ये उसका नाम ही एक किस्म का लोगों ने अमेरिकन हॉस्पिटल रखा हुआ है, क्योंकि इट स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसमें डेवलप हुआ हुआ है। इसी तरह जब आप स्कूल्स में जाएं तो बच्चों को पता है कि हमारे पास कुछ नया फर्नीचर है, हमारे पास थोड़ी सी बिल्डिंग इम्प्रूव बिल्डिंग है, ये अब रोशन क्लासरूम्स हैं, फैंस हैं, लाइट्स हैं, बिजली की सहूलत मुहैया किया गया है, वॉशरूम्स हैं बच्चों के लिए जो कि बहुत अहम है और अक्सर स्कूलों में ये ठीक नहीं हुआ करते थे। तो वो बच्चे जो हैं, अगर आप उनकी फेसेस जाके देखें वहाँ पे, तो यू कैन सी कि जो खुशी उनके चेहरों पे नज़र आती है, तो वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। म्यूनसिपल सर्विसेज के हवाले से भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पेशावर में बहुत काम हुआ है इस सिलसिले में, और इंटीरियर पेशावर का जो ओल्ड सिटी है वहाँ पे काम हुआ है। यहाँ पे पीने के पानी के काफ़ी मसाइल थे। पीने के पानी के जो मसाइल थे उसका वजह ये थी कि उसमें तमाम तर जो पाइप्स वगैरह थी सारी पुरानी हो चुकी थी, लीकेजेस, और वो नॉन फंक्शनल था। तो USAID ने गवर्नमेंट ऑफ KP के साथ मिलके तमाम उस पाइपिंग नेटवर्क को रिहैब किया असरनो, और इसके अलावा जो सप्लाई के लिए जो ट्यूबवेल्स वगैरह थे उनकी भी तमाम मशीन्स और इक्विपमेंट जो थी वो अपग्रेड की। साथ ही साथ में चूँकि जब आप पानी सप्लाई करते हैं तो इट जनरेट्स सीवरेज, और पानी वेस्ट वाटर भी पैदा होता है। तो उस वेस्ट वाटर के डिस्पोजल के लिए भी जो मेन नाले थे जहाँ पे वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज किया जाता था, उन तमाम को क्लीन किया गया सबसे पहले, फिर उनको इम्प्रूव किया गया, उनकी तामीर की गई, और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि दोबारा ये निज़ाम ख़राब ना हो जाए, क्योंकि नाले हैं इनमें लोग कूड़ा फेंकते थे, बंद हो जाते थे दोबारा, तो एक सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का कंपोनेंट भी ऐड किया गया है ताकि घर घर जाके ये कूड़ा उठाया जाए और लोग सड़कों पे ये चीज़ ना फेंकें। क्विकली मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि क्योंकि इससे पहले हमने जो पहले चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अगर हम फर्दर प्लान्स के बारे में बात करें, फर्दर प्लान्स में आपके क्या है? चूँकि पाकिस्तान तो मुख्तलिफ शोबों के अंदर पाकिस्तान आगे बढ़ भी रहा है और बढ़ने की ज़रूरत भी और पोटेंशियल भी बहुत मौजूद है। सो अगर मैं USAID के प्लान्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछूँ, सिंस यू बीइंग द एडवाइज़र, तो क्या प्लान है फर्दर आगे? USAID बेसिकली इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारे कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं ऑलरेडी चल रहे हैं, चाहे वो एनर्जी के हवाले से हैं या स्कूल्स के हवाले से हैं। मूविंग फॉरवर्ड हम ज़्यादा जो फोकस है अब वो कैपेसिटी बिल्डिंग और पॉलिसी डेवलपमेंट के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की मदद करेंगे, कि जिसमें हम प्लानिंग के हवाले से, डिज़ाइंस के हवाले से, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का क्लाइमेट रेजिलियंस के हवाले से जो ताल्लुक़ बनता है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई कुदरती आफत पाकिस्तान में आ जाती है, चाहे वो सैलाब की शक्ल में होती है, कहीं तेज़ बारिशें हो जाती हैं, कहीं ज़लज़ला आ जाता है। तो इन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को रेजिलियंट बनाया जा सकता है ताकि नुकसानात कम से कम हो और जो ज़िंदगी का अच्छा, फाइनली लास्ट क्वेश्चन शाहिद साहब, के जिन शोबों पर या जिन फील्ड्स में आप काम करते हैं, ये आपकी खुद की रिसर्च होती है USAID की, या फिर हुकूमत पाकिस्तान जो है उसका ताउन भी हासिल होता है इसके अंदर? बड़ा ही रेलेवेंट क्वेश्चन है आपका ये। हमारे दो किस्म के इम्प्लीमेंटिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, एक थ्रू गवर्नमेंट एंटिटीज़ जिसमें मुख्तलिफ गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनके ज़रिए हम काम करते हैं, और दूसरा जो होता है वो हम प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़ के ज़रिए काम करते हैं। तो जो मेजर चंक ऑफ हमारा काम पिछले 2 दहाइयों में रहा है वो थ्रू गवर्नमेंट के इदारों के ज़रिए रहा है, और उसमें डिमांड बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से ही आती है। मिसाल के तौर पर उनके ADP में जो प्रोग्राम्स लिस्टेड होते हैं, उनका PC1s बनते हैं, उनके पीछे नीड बेसिस होता है, तो वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फिर USAID ने फ़ंड किए, और गवर्नमेंट ऑफ KP के साथ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध वगैरह के साथ हमने मिलके इन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, बड़ी अच्छी बातें की, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। इमरान, आई एम श्योर हमारे जो नाज़रीन हैं उनको भी बड़ा मज़ा आया होगा। इसके साथ ही वक्त जो है हमारे प्रोग्राम का वो हो चुका है ख़त्म। कल एक मरतबा फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।